पेश खिदमत है अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 97 खलाई कब्र। नाग चिड़िया के रूप में बैठा देखता रहा। आदमखोर प्याला लेकर गड्ढे में उतर गया था और अब ढलानी दीवार के अंदर बनी हुई कब्र ऐसी जगह के पास आकर उसने प्याला अंदर कर दिया। नाग ने देखा कि अंदर से एलिजबेथ ने हाथ बाहर करके प्याला थाम लिया। शायद प्याले में दूध था। दूध पीकर एलिजबेथ ने प्याला वापस कर दिया। आदमखोर प्याला लेकर वापस चला गया। वहां वो आदमखोर कुल्हाड़ियां और नेज़े उठाए पहरा दे रहे थे। नाग ने सोचना शुरू कर दिया कि उन लोगों के चुंगल से एलिजबेथ को बचाने की क्या तरकीब हो सकती है। एलिजबेथ को बचाना जरूरी था और नाग के जहन में एक ही तरकीब आ रही थी कि वो अपने आप को देवता जाहिर करके उनके सामने आ जाए। उसमें एक खतरा था कि अगर आदमखोरों को जरा सा भी शक पड़ गया तो वो उसे और एलिजबेथ को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर वो उसे कुछ ना कह सकेंगे तो एलिजबेथ को जरूर उसी वक्त हलाक कर देंगे। इसलिए बड़ी एहतियात की जरूरत थी। नाग चिड़िया बना अभी तक खड़ के ऊपर किनारे पर बैठा उन आदमखोरों को देख रहा था जो वहां पहरा दे रहे थे। उन दोनों पहरादारों को खत्म करना नाग के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। सवाल यह था कि उसके बाद एलिजबेथ को यहां से किस तरह निकाल कर ले जाए। वक्त गुजरता जा रहा था। नाग ने सोचा कि यहां से तो एलिजबेथ को निकाला जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये सोचकर उसने सांप का भेष बदल लिया और रेंगता हुआ पहरेदारों के अकब में आ गया। आदमखोर बड़े चाको चबंद होकर एक दूसरे के आमने सामने उस कब्र के आगे खड़े थे जिसमें एलिजबेथ कैद थी। नाग रेंगते रेंगते आदमखोर के पीछे आया और उसने उचक कर उसकी पिंडली पर डस दिया और झाड़ियों में गायब हो गया। आदमखोर जहर के असर से गिर पड़ा। दूसरा उसकी तरफ बढ़ा तो नाग ने उसे भी डस दिया। जहर ने उनके गले बंद कर दिए थे और वो बोल न सकते थे। नहीं तो हो सकता था वो चीख मारकर दूसरे आदमखोरों को खबरदार कर देते। नाग उसी वक्त इंसान की शक्ल में आ गया और एलिजबेथ को आहिस्ता से आवाज दी। एलिजबेथ कब्र से बाहर आ गई। नाग भैया तुम आ गए, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। जल्दी से अब यहाँ से निकल चलो। आदमखोर जमीन पर पड़े उन्हें वहां से भागता देख रहे थे और कुछ न कर सकते थे। न हलक से आवाज निकाल सकते थे और न हाथ उठाकर उन पर तीर चला सकते थे। नाग ने एलिजबेथ को साथ लिया और जजीरे के दरख्तों और झाड़ियों के पीछे से होता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। सामने समंदर का किनारा आ गया। नाग को उस जजीरे के रास्तों का कुछ इल्म नहीं था। बदकिस्मती से वो उस जगह निकल आया जहां आदमखोर कुर्बानी के लिए एक चबूतरा सजा रहे थे। एलिजबेथ ने अपने सामने आदमखोरों को देखा तो एकदम से बोली, नाग वो लोग। उसकी आवाज पर आदमखोरों ने चौंक कर देखा और एलिजबेथ को पहचान कर तीरों की बारिश कर दी। सारा मामला खराब हो गया था। नाग ने उसी वक्त एक हैबतनाक हाथी का रूप बदल लिया और तूफान की तरह आदमखोरों के पास जाकर उन्हें हलाक करना शुरू कर दिया। आदमखोर इधर उधर भागने लगे, कई एक मारे गए। एलिजबेथ झाड़ियों में सहमी बैठी थी। नाग उसके पास आ गया। इतने में सरदार को भी खबर हो गई कि लड़की भाग गई है। वो अपने आदमियों को लेकर वहां आ गया। नाग इंसान की शक्ल में आ चुका था। उसने एलिजबेथ से कहा, एलिजबेथ अब इसके सिवाय कोई चारा नहीं कि मैं इनके देवता का रूप बदलूं और इनके सामने आ जाऊं। बस उसने एक ऐसी शक्ल इख्तियार की कि उसके सर पर लंबे लंबे सींग थे और गले में खोपियों की माला और दोनों हाथों में इंसानी सर थामे हुए थे। उसने एलिजबेथ को साथ लिया और आदमखोरों के सामने आकर गरजदार आवाज में बोला, मैं देवता हूँ, समंदरों और जजीरों का देवता हूँ। मैं अपनी कुर्बानी को साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अगर किसी ने हरकत की तो मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगा। आदमखोर सरदार ने जब एक भयानक शक्ल वाले देवता को सामने देखा तो सर से पांव तक कांप उठा। उसने हथियार फेंक दिए और सजदे में गिर गए। उसे देखकर दूसरे वैशी भी सजदे में गिर गए। नाग ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी तरकीब काम कर गई थी। सरदार ने हाथ बांधकर कहा, ए देवता, हमारी खुशकिस्मती है कि आप खुद तशरीफ लाए हैं। आपकी कुर्बानी हाजिर है। सरदार की तरफ हाथ बढ़ाकर नाग ने कहा, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। मेरी दुआ से अब तुम्हारे घर लड़के ही लड़के पैदा हों और तुम्हारे जजीरे पर फल खूब लगेंगे। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ। एलिजबेथ नाग की शक्ल देखकर डर रही थी। नाग ने एलिजबेथ को इशारा किया और कहा, चलो मेरे साथ। एलिजबेथ नाग के पीछे पीछे चल पड़ी। सारे आदमखोर परे परे हट गए। नाग ने सोचा कि वो अब किधर जाएगा। एक ही सूरत थी कि कश्ती में सवार होकर जहाज की तरफ चला जाए। कश्ती समंदर के किनारे रखी हुई थी। नाग उसमें जाकर सवार हो गया। वो कश्ती में देवता की तरह खड़ा था। उसने दोनों हाथों में इंसानी सर पकड़े हुए एलिजबेथ से उसने कहा, कश्ती को समंदर की तरफ चलाना शुरू कर दो। सरदार अपने आदमियों के साथ किनारे पर हाथ बांधे खड़ा था। नाग ने गरज कर कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ, नहीं तो मैं इस आतिशफशां पहाड़ का दहकता हुआ लावा तुम पर गिरा दूंगा। सारे आदमखोर डर कर वहां से भाग गए। सरदार भी चला गया और जरा दूर दरख्तों के पीछे खड़े होकर नाग की तरफ देखने लगे। नाग ने कहा, कश्ती और खुले समंदर में आगे से मोड़कर जहाज की तरफ ले आना। एलिजबेथ ने कहा, खुदा के लिए अपनी इंसानी शक्ल में आ जाओ, तुम्हें देखकर तो मेरा दम निकला जा रहा है। नाग ने कहा, वो लोग अभी तक मुझे देख रहे हैं, अगर मैंने इस वक्त तुलिया बदल लिया तो वो हमला कर देंगे। एलिजबेथ कश्ती को खींचती रही और कश्ती खुले समंदर में आ गई। उनका जहाज जरा दूर खड़ा था। अब नाग ने कहा, कश्ती को जहाज की तरफ ले आओ। जहाज के ऊपर एडगर खड़ा था। मारिया भी जरूर उसके पास ही खड़ी होगी। एडगर ने जब एक सिंगों वाले देव को देखा तो उसके हाथों में इंसानी सर हैं और वो एलिजबेथ को कश्ती में लिए जहाज की तरफ बढ़ रहा है तो चीख कर बोला, कोई जिन हमारी तरफ बढ़ रहा है। मारिया उसके पास ही खड़ी थी, कहने लगी, घबराओ नहीं एडगर चाचा, ये नाग ही है। नाग?
मगर इसके सर पर तो सींग है। तो फिर क्या हुआ? नाग जैसी चाहे शक्ल इख्तियार कर सकता है। जहाज के करीब आकर नाग ने ऊपर देखा और एडगर से कहा, एडगर चाचा, ये जरा इंसानों के सर पकड़ना। एडगर ने उछलकर कहा, खुदा के लिए इनको वापस समंदर में फेंक कर यहाँ आना। नाग जोर से हंसा। उसके हंसने से जहाज हिलने लगा, क्योंकि वह बहरहाल एक तूफानी देवता के रूप में था। एलिजबेथ ने सहम कर कहा, खुदा के लिए नाग भैया, अब अपनी शक्ल में आ जाओ। नाग कहने लगा, वो लोग शायद अब भी हमें देख रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? तुम शक्ल बदल लो। नाग ने गहरा सांस लिया और दोबारा अपनी असल शक्ल इख्तियार कर ली। एलिजबेथ ने सुख का सांस लिया। उन्होंने जल्दी जल्दी जहाज पर सवार होकर कश्ती को ऊपर खींचा, सीढ़ी को जंगले के साथ बांधा और नाग ने चिल्लाकर कहा, लंगर उठाकर जहाज के इंजन स्टार्ट कर दो। अंकल एडगर ने उसी वक्त लंगर की मशीन ऑन कर दी। जबरदस्त गिड़गिड़ाहट के साथ जहाज का लंगर ऊपर उठने लगा। एडगर लपक कर नीचे गया और उसने दोनों इंजन चला दिए। जहाज ने खुले समंदर की तरफ हरकत शुरू कर दी। एडगर वहां से भागकर ऊपर ब्रिज हैक पर आ गया और उसने व्हील को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। नाग ने मारिया और एलिजबेथ के साथ अरशे पर जाकर देखा। सारे आदमखोर वहशी साहिल समंदर पर खड़े जहाज की तरफ देखकर जोर जोर से हाथ हिला रहे थे। शायद उन्हें एहसास हो चुका था कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते थे। जहाज खुले समंदर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक नाग ने कहा, मैं जरा जाकर मालूम करता हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। एलिजबेथ ने उसे रोका। मारिया ने भी कहा, अब जानने की जरूरत क्या है नाग भैया, यूं ही जरा तफरीह के तौर पर जा रहा हूँ। और नाग ने उसी वक्त जर्द चिड़िया का रूप बदला और उडारी मारकर फुरफुर से जजीरे की तरफ उड़ गया। वो हवा में उड़ता उड़ता जजीरे पर पहुंच गया। सरदार अपने आदमखोर वहशियों के साथ समंदर के किनारे पर खड़ा गुस्से में बोल रहा था। एक आदमखोर कह रहा था, वो देवता नहीं था, हमारे साथ धोखा हुआ है। सरदार कह रहा था, ये कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने खुद नहीं देखा कि देवता के सर पर सींग थे और हाथ में इंसानी सर थे? कोई इंसान ऐसा भेष बदल सकता है क्या? नाग उस वक्त उनके सरों के ऊपर प्रवास कर रहा था। वो दरख्तों पर चला गया। वहां जाकर उसने एक बार फिर उसी देवता का भेष बदला और आदमखोरों के सामने आ गया और बोला, क्या तुम लोग मुझ पर शक करते हो? क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं आया कि मैं तुम्हारा देवता हूँ? जिसको यकीन नहीं है वो सामने आए ताकि मैं उसे कच्चा चबा जाऊं। सरदार ने सर झुकाकर कहा, अजीम देवता, ये नालां है। भला कौन है जो आप पर शक करेगा? आप हमारे देवता हैं। आदमखोरों ने जब देवता को एक बार फिर अपने दरमियान देखा तो डर गए और हाथ बांधकर खड़े हो गए। नाग ने कहा, देखो, मैं तुम्हें अपने देवता होने का सबूत देता हूँ। अब मैं शेर के रूप में आने लगा हूँ। और दूसरे लम्हे आदमखोरों ने देखा कि उनके सामने देवता की जगह एक घने बालों वाला शेर खड़ा दहाड़ रहा था। कई एक आदमखोर वहां से भाग उठे। वो बेहोश हो गए। नाग ने एकदम से शेर की जगह हाथी का रूप बदल लिया। हाथी को देखकर वहशी लोग और ज्यादा खौफजदा हो गए। नाग ने हाथी के बाद एक अजदा का रूप बदला तो सारे आदमखोर देवता की जय के नारे लगाने लगे और अजदा के आगे सजदा रेज हो गए। नाग अजदा से वापस फिर देवता की शक्ल में आ गया और बोला, अब मैं जा रहा हूँ। मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम आदमखोरी नहीं करोगे। अगर तुमने फिर किसी इंसान को खाया तो मैं इस जजीरे को समंदर में गर्क कर दूंगा। सरदार ने सीने पर हाथ रखकर कहा, अजीम देवता, हम तेरी कसम खाकर कहते हैं कि आइंदा से हम किसी इंसान को नहीं खाएंगे। बहुत खूब, लेकिन अगर तुम लोगों में से किसी ने भी इस वादे को तोड़ा तो मुझे खबर हो जाएगी और मैं उसी जगह से ऐसा पत्थर फेंकूंगा जो इस जजीरे पर बहुत बड़ा पहाड़ बनकर गिर पड़ेगा और जजीरे को अपने साथ ही समंदर में गर्क कर देगा। सरदार ने कहा, अजीम देवता, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। नाग ने समंदर की तरफ चलना शुरू कर दिया। सारे आदमखोर उसे देख रहे थे। वो समंदर के अंदर दाखिल हो गया। जब पानी उसके मुंह तक आ गया तो उसने एक गहरा सांस लिया और चिड़िया बनकर हवा में उड़ने लगा। उसे चिड़िया बनकर उड़ते सरदार के अलावा दूसरे आदमखोरों ने भी देखा। उन्होंने खुशी से नारा लगाया, अजीम देवता उड़ गया है। जहाज के अर्शे पर मारिया, एडगर और एलिजबेथ खड़े चिड़िया को जहाज की तरफ आते देखकर खुश हो रहे थे। एलिजबेथ ने कहा, नाग आ रहा है। नाग जहाज के अर्शे पर आकर दोबारा इंसानी शक्ल में आ गया और मुस्कुराकर बोला, अब वो लोग कभी किसी बेगुनाह इंसान को हलाक करके नहीं खाएंगे। मैं उन्हें ऐसा डरा कर आया हूं कि वो किसी इंसान को खाने की कभी जरूरत नहीं करेंगे। एडगर ने कहा, यह बड़ा अच्छा काम किया तुमने नाग। आओ अब मेरे साथ ब्रिज हेड पर और जरा नक्शा देखकर बताओ कि हम ठीक जा रहे हैं। दोनों ब्रिज हेड की तरफ और एलिजबेथ मारिया के साथ नीचे अपने कैबिन की तरफ आ गई। नाग ने नक्शा देखा और फिर जहाज की सिमत मालूम करके कहा, चाचा, जहाज 1 डिग्री बाएं तरफ को जा रहा है। क्या मतलब? एडगर ने पूछा। मतलब ये कि जहाज की सिमत थोड़ी सी गलत है। इस तरीके से जहाज चलता रहा तो हम 1-2 हफ्ते के बाद किसी अजनबी जगह पर निकल जाएंगे। एडगर ने व्हील को घुमाते हुए कहा, तूफान ने जहाज को काफी नुकसान पहुंचाया है। मैं नीचे जाकर उसके गियर को ठीक करता हूँ। एडगर ने थोड़ी देर की कोशिश के बाद जहाज के गियर को दुरुस्त करके जहाज की सिमत ठीक कर ली और वह अपने सही रास्ते पर चलने लगा। जहाज को हम उसी जगह खुले समंदर में छोड़ते हैं और वापस जाकर जरा अंबर की खबर लेते हैं कि वो किस आलम में है। अंबर तांबे के खौल वालों के सितारे पर लेबोरेटरी में अपने कमरे में बैठा वहां से फरार और दुनिया भर के इंसानों को बचाने की तरकीबें सोच रहा था। अजीम साइंसदान से उसने वादा किया था कि वो शाम तक उसको अपने जिंदा रहने का राज बता देगा। अब अमर सोच रहा था कि वो अजीम साइंसदान को क्या राज बताएगा।
राज सिर्फ इतना था कि वो मर नहीं सकता, और बस उसका साइंसदान को क्या फ़ायदा होगा, और वह कैसे दुनिया वालों को हलाक करने से बाज आएगा। अंबर यही सोच रहा था कि कमरे का दरवाज़ा अपने आप अलग हुआ। तांबे के खोल वाला साइंसदान अंदर दाखिल हुआ। मिस्टर अंबर, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपना वादा याद होगा। हाँ जनाब, मुझे वादा याद है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपके सिवाय उसके क्या बता सकता हूँ कि मुझ पर आग, पत्थर और गोली असर नहीं करती। आखिर इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। तुमने कोई खास दवाई पी रखी होगी, कोई खास इंजेक्शन लगवा रखा होगा। बस हमें सिर्फ इतना बता दो कि वो इंजेक्शन या दवाई कौन सी है जिसकी वजह से तुम मर नहीं सकते और ख़ास तौर पर आग तुम पर असर नहीं कर सकती। साइंसदान के इस सवाल पर अंबर सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि किस तरह इन लोगों को दुनिया वालों को हलाक करने से रोकना चाहिए। उसने कहा, मैं आपको 10 रोज़ के बाद बता सकूंगा। साइंसदान हंस पड़ा। तुम दुनिया वालों को तबाही से बचाना चाहते हो, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं हो सकेगा। तुम राज बताओ ख्वाह ना बताओ, दुनिया वालों की मुकम्मल बर्बादी में सिर्फ 6 रोज़ बाकी रह गए हैं। अंबर ने कोई जवाब ना दिया। सोचने लगा, ये कमबख्त तो फैसला कर चुके हैं। उसने कहा, ठीक है, मैं कल शाम तक अपना राज फाश कर दूंगा। साइंसदान ने कहा, अगर तुमने कल शाम तक हमें अपना राज ना बताया तो हम परसों ही दुनिया के सारे इंसानों को हलाक कर देंगे, और यकीनन उन लोगों में तुम्हारे भाई बहन भी होंगे। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम साइंस में किस कदर तरक्की कर चुके हैं, और हमारे लिए दुनिया की सारी ऑक्सीजन और इंसानों के जिस्मों से सारा फास्फोरस निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। इतना कहकर साइंसदान चला गया। अंबर गहरी सोच में गुम हो गया। रात आ गई। बस रात के आई यूं ही बाहर हल्का सा अंधेरा छा गया, और बस ये वक्त उस सितारे के लोगों के सोने का वक्त था। वो वक्त देखकर सोते थे, क्योंकि सूरज तो दिन में कई बार तुलू होकर गुरूब होता था। अंबर उस वक्त कुछ ना कुछ कर गुजरना चाहता था। जब उसके हिसाब से रात गहरी हो गई और उसे यकीन हो गया कि सितारे के लोग गहरी नींद में खो चुके होंगे, तो अपनी जगह से उठा। दीवार के पास आया तो दीवार का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंबर ने खामोशी से लेबॉर्ट्री से निकलकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। लेबॉर्ट्री में खामोशी थी। शायद अजीम साइंसदान सो गया था। अंबर बड़े दरवाजे से भी निकल गया। बाहर आते उसने चारों तरफ देखा। सूरज छुट्टी करके 7वीं बार गुरूब हो गया था, और थोड़ी देर बाद उसे एक बार फिर मशरिक की तरफ से तुलू होना था। वो सूरज की रोशनी फैलने से पहले पहले कुछ कर गुजरना चाहता था। वो बड़ी एहतियात से चारों तरफ देखता हुआ उस पहाड़ी की तरफ रवाना हुआ, जिसके गारों में उड़न तश्तरियाँ जमा कर रखी थीं। उसे मालूम था कि वहाँ सख्त पहरा होगा। फिर वो फूंक फूंक कर कदम उठाता आगे बढ़ता चला गया। पहाड़ी के करीब आकर उसने पहरेदारों को देखा जो हाथ में एटमी गन लिए खड़े थे। गार का दरवाज़ा बंद था। अंबर एक जगह गोल पत्थरों की ओट में हो गया और सोचने लगा कि अब वो उसे क्या करना चाहिए। वक्त गुजर रहा था। उसने गौर से जायजा लिया। बाएं जानिब से गोल गोल पत्थरों की एक कतार सी पहाड़ी की तरफ चली गई थी। अंबर ने उठकर दीवारों के नीचे से होकर पहाड़ी की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। आखिर वो कमर झुकाकर खिसकता खिसकता पहाड़ी के अकब में पहुंच गया। यहाँ कोई भी नहीं था, बड़ी वीरानी थी। वो बाएं जानिब से होकर पहाड़ी की गोल दीवार के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। दीवार खत्म हुई तो उसे तांबे का एक तार नजर आया जो दीवार में से बाहर निकला हुआ था। अंबर ने उसे गौर से देखा तो महसूस हुआ कि वो एक खुफिया चाबी है, लेकिन उसने तार को छेड़ना मुनासिब न समझा और दीवार जहाँ खत्म होती थी वहाँ से आगे झांका। उधर भी कोई नहीं था। जरा आगे हुआ तो सामने 2 और तांबे के खोल वाले पहरेदार खड़े थे। उन पहरेदारों के हाथों में एटमी बंदूकें थीं। उन बंदूकों से एक ऐसी शुआ निकलती थी जो हर शय को भस्म कर डालती थी। अंबर उस बंदूक से नहीं डरता था। बात यह थी कि वो हर काम खामोशी और रज़दारी के साथ करना चाहता था। पहरेदारों को देखकर वापस वो उसी जगह पर आ गया जहां दीवार में तांबे का तार निकला हुआ था। अंबर ने तार को छुआ। उसका ख्याल था शायद कहीं कोई खतरे का अलार्म बज उठेगा, मगर ऐसा न हुआ। हर तरफ खामोशी खामोशी थी। रात गुजरने में थोड़ा वक्त ही रह गया था। मुश्किल से 2 घंटे बाकी थे, फिर सूरज को निकल आना था, और यहाँ सूरज एकदम से निकल आता था और आसमान के बीच में आ जाता था। अंबर ने तार को पकड़कर थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा तो बड़ी ही आहिस्तगी से पत्थर की दीवार एक जगह से हट गई और एक सुराख पैदा हो गया। अंबर समझ गया कि ये उड़न तश्तरियों के हैंगरों की तरफ जाने का कोई खुफिया रास्ता होगा। उसे भी किसी ऐसे ही रास्ते की तलाश थी। वो सुराख में से अंदर दाखिल हो गया। आगे अंधेरा था। वो एक पल के लिए अपनी जगह पर खड़ा रहा। फिर अंधेरे में से उसे एक रास्ता नजर आया। ये तंग सा रास्ता था और पहाड़ी के अंदर चला गया था। अंबर ने आगे चलना शुरू किया। रास्ता बाएं जाने मुड़ गया। अब उसे हल्की रोशनी न दिखाई दी। अंबर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता रोशनी के ज्यादा करीब आया तो उसने देखा कि सामने हाल नुमा कमरा है और 3 उड़न तश्तरियाँ साथ साथ थोड़े थोड़े फासले पर खड़ी हैं। ये उड़न तश्तरियाँ बड़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ी थी। अंबर उड़न तश्तरियों की एटमी मशीनरी से खूब वाकिफ था और उसे उन्हें चलाने का तजुर्बा था। दबे दबे कदम उठाता हुआ वो एक उड़न तश्तरी के पास जाकर रुक गया। उसने देखा कि हर उड़न तश्तरी के ऊपर पहाड़ी की छत में शगाफ था। ये इस वास्ते रखा गया था कि ताकि उड़न तश्तरी ऊपर उठकर पहाड़ी में से बाहर निकल सके। अंबर ने उड़न तश्तरी के दरवाजे को झुक कर देखा। दरवाजे के साथ ही जर्द रंग का एक नन्हा सा बटन था। अंबर ने बटन दबाया, दरवाज़ा खुल गया। अंबर उड़न तश्तरी में दाखिल हो गया। उसने घूम फिरकर उड़न तश्तरी की सारी मशीनों का जायजा लिया। हर शय अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थी। अंबर ने उस उड़न तश्तरी में फरार का फैसला कर लिया था।
वहाँ से निकलकर वो दूसरी उड़न तश्तरी में गया। उसे मालूम था कि उड़न तश्तरी के कंप्यूटर कंट्रोल के एक ख़ास पुर्जे को अगर निकाल लिया जाए तो उड़न तश्तरी उड़ नहीं सकती। उसने 2 कंप्यूटर कंट्रोल वहाँ से उठा लिए और सुराख में से बाहर निकल आया। अंबर सुराख में से बाहर निकल आया। उसने बाहर आकर तांबे की तार को दोबारा खींचा तो दीवार दोबारा मिल गई। अंबर वापस अपनी लेबॉर्ट्री वाले कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। दोनों कंप्यूटर कंट्रोल उसने आते हुए पहाड़ी के दामन में एक जगह ज़मीन में दबा दिए थे। 1 घंटे के बाद दिन निकल आया। साइंसदान से उसकी मुलाकात हुई तो उसने कहा, मिस्टर अंबर, तुम्हें सुनकर शायद खुशी ना हो कि तुम्हारी दुनिया गए हुए हमारे आदमियों ने परसों दुनिया के सारे इंसानों पर एकदम हमले का प्रोग्राम बना लिया है। अंबर कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था। इस गर्ज से उसने पूछा, ये कैसे हो सकता है कि सारी दुनिया के इंसानों के जिस्मों से एकदम से फास्फोरस निकाल लिया जाए? अजीम साइंसदान हंसा और बोला, शायद तुम्हें अब भी ये यकीन नहीं आया कि हम लोग साइंस में तुम्हारी दुनिया वालों से बहुत आगे हैं। हमारे आदमियों ने ज़मीन पर जो लेबॉर्ट्री बना रखी है उसमें एक तांबे की मखरूती मशीन लगी है। उस मशीन का बटन दबाने से उसमें से शुआएं निकलना शुरू हो जाएंगी। ये शुआएं 1,86,000 मील फी सेकंड के हिसाब से सारी दुनिया के इंसानों के पास पहुंचकर उन्हें अपनी लपेट में ले लेंगी और उन्हें हिला करके उनके जिस्मों से सारा फास्फोरस निकाल कर उसे तवानाई में तब्दील करके वापस हमारी लेबॉर्ट्री में पहुंचा देंगी, जहां से हम उस तवानाई को फास्फोरस में तब्दील करके एक मशीन में इकट्ठा कर लेंगे और हम फिर उसे शुआओं की मदद से ऊपर अपने सितारे में बीम अप कर लेंगे। कहो अब यकीन आया तुम्हें कि नहीं? अंबर यही मालूम करना चाहता था। बोला, इसमें कोई शक नहीं कि तुम लोग साइंस में हमसे बहुत आगे हो, लेकिन अगर किसी हादसे की वजह से तांबे की मखरूती मशीन खराब हो जाए या तबाह हो जाए तो फिर क्या करोगे? साइंसदान बोला, अव्वल तो ऐसा होना नामुमकिन है। ज़मीन की लेबॉर्ट्री में उस मशीन की बेहद एहतियात की जा रही है और अगर किसी हादसे की वजह से हमारी मशीन ख़राब भी हो जाती है तो हम ऊपर से दूसरी मशीन नीचे रवाना कर देंगे। अंबर ने कहा, आप लोगों का बीम अप करने वाला स्टेशन तो सचमुच एक अजीबोगरीब चीज़ है। काश हमारी दुनिया के साइंसदान आकर यहाँ देखें कि आप लोगों ने साइंस में किस कदर तरक्की की है। साइंसदान अपनी तारीफ सुनकर बेहद खुश हुआ, कहने लगा, हमने तो बड़ी मेहनत के बाद इंसानों और सामान को शुआ में तब्दील करके दुनिया में फेंकने वाला स्टेशन बनाया है। अभी सिर्फ एक ही स्टेशन बन सका है। दूसरा स्टेशन इसलिए नहीं बन सकता कि इतनी ताकतवर शुआएं इस सितारे पर नहीं है कि वो 2 स्टेशनों को चला सके। अंबर ने बात को टिटोलना चाहा और बोला, फ़र्ज़ कर लिया जाए कि दूसरे कभी सियारे से किसी शाबे साकिब का टुकड़ा आकर तुम्हारी लेबॉर्ट्री के बीम ऑफ स्टेशन पर गिरता है, स्टेशन तबाह हो जाता है तो फिर क्या होगा? साइंसदान ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर अंबर, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने अपनी लेबॉर्ट्री के ऊपर 2 मील तक ऐसी शुआएं फैला रखी हैं जो हर शाबे साकिब को अपनी गर्मी से पिघला कर रख देती हैं। इस तरह से हमारे स्टेशन को हरगिज़ किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंच सकता। अंबर ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा हो सकता है। मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ किया जाए अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या आप फिर भी अपने आदमी और मशीनें नीचे शुआओं के ज़रिए भेज सकेंगे? साइंसदान ने कहा, नहीं, फिर हम ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि सिर्फ यही एक स्टेशन है और उसी जगह वो मशीन लगी है जो इंसान और सामान को शुआओं में बदलकर इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ नीचे ज़मीन पर फेंकती है। उसके अलावा हमारे पास और कोई मशीन नहीं है। अमर ने पूछा, कि आप दूसरी मशीन नहीं बना सकते? साइंसदान बोला, बना सकते हैं मगर इसमें बड़ी देर लगेगी और दूसरी अहम बात यह है कि इस मशीन में जो रेडियम इस्तेमाल किया गया है वो एक मशीन के लिए ही काफ़ी है और ये रेडियो हमारे सियारे के सारे ज़मीन का अर्क है। बस उसके अलावा हमारे सियारे पर रेडियम का एक ज़रा भी नहीं है और अगर रेडियम नहीं होगा तो दूसरे स्टेशन हमारे लिए बेकार हो गए क्योंकि हम उसके लिए रेडियम पैदा ना कर सकेंगे। इसीलिए हमारे आदमी जो ज़मीन पर लगाए गए हैं उन्हें ख़ास तौर पर ये हिदायत भी की गई है कि वो ज़मीन पर से सारा रेडियम भी इकट्ठा करके ले आएँ। अंबर मुस्कुराया। उसको जिस किस्म की मालूमात की ज़रूरत थी वो उसे मिल चुकी थी। एक बात खुलकर सामने आ गई थी कि अगर बीम ऑफ स्टेशन को तबाह कर दिया जाए तो ये लोग दोबारा सारी ज़िंदगी ना तो अपने सियारे से नीचे हमारी ज़मीन पर आ सकेंगे और ना फिर ज़मीन पर गए हुए उनके आदमी ऊपर आ सकेंगे। उस वक्त अंबर ने फैसला कर लिया कि वो उसे तबाह करके वहाँ से जाएगा। वो सारा दिन उसने एक इंतहाई ताकतवर टाइम बम बनाने में सर्फ कर दिया। लोहे का ये छोटा सा बम था, इंतहाई मजबूत और 10 इंच मोटी लोहे की चादर के अंदर लिपटा हुआ था। आधी रात को उसने ये बीम ऑफ शुआ स्टेशन की खास रेडियम वाली मशीन के नीचे छुपाकर लगा दिया और उसका वक्त 2 घंटे बाद चलने पर मुकर्रर कर दिया। गोया उस बम को 2 घंटे बाद फटकर सारे स्टेशन को तबाह बर्बाद करके इन शैतानी लोगों से दुनिया वालों को हमेशा हमेशा के लिए महफूज करना था। इस काम से फारिग होकर अंबर उस गोल पहाड़ी की तरफ चला जहाँ उड़न तश्तरियाँ थी। तांबे के तार को खींचकर वो अंदर दाखिल हो गया और एक वो उड़न तश्तरी में जाकर बैठ गया। बाकी दोनों उड़न तश्तरियों के कंप्यूटर कंट्रोल उसने निकाल कर ज़ाया कर दिए थे। उसकी वजह से अब दोनों उड़न तश्तरियाँ बेकार हो गई थी और उड़ नहीं सकती थी। अंबर अब जल्द से जल्द वहाँ से फरार हो जाना चाहता था। एक बात का उसे यकीन था कि ये लोग उड़न तश्तरी में बैठकर उसका ताक़ुब नहीं कर सकते। उसने उड़न तश्तरी में महसूस किया कि वहाँ पानी नहीं है। पानी बनाने वाली ऑक्सीजन की मशीन बाहर पड़ी थी।
वो तश्तरी से बाहर आ गया। ऑक्सीजन की मशीन के पास जा रहा था कि अचानक तांबे के खोल वाले पहरेदार की नज़र उस पर पड़ गई। वो किसी काम से अंदर आ गया था। उसने अंबर को देखा तो वहीं से एक एटमी गन का फायर कर दिया, लेकिन अंबर पर उसका कोई असर न हुआ। अंबर को खतरा हुआ कि कहीं वो अलार्म करके सब लोगों को खबरदार न कर दे। उसने आगे बढ़कर पहरेदार को एक ज़ोरदार धक्का दिया। उस धक्के का पहरेदार पर कोई असर न हुआ, मगर उसकी गन दूर जा पड़ी। अंबर ने तेजी से लपक कर गन उठाई और फायर कर दिया। गन की शुआएं पहरेदार पर पड़ी और उसे जलाकर खाक कर गईं। इस शोर की वजह से दूसरा पहरेदार भी अंदर आ गया। उसने आते ही अंबर पर फायर कर दिया। उधर अंबर ने भी फायर कर दिया। दूसरा पहरेदार भी जलकर राख हो गया। इस काम से फारिग होकर अंबर ने पानी बनाने वाली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मशीन उठाकर उड़न तश्तरी में रखी। दरवाज़ा बंद किया और पैनल पर बैठकर मशीन चला दी। हल्की सी आवाज़ के साथ उड़न तश्तरी ज़मीन पर से ऊपर उठी और बड़े सुकून के साथ छत के सुराख में से बाहर निकल गई। बाहर आते ही अंबर ने मशीन की रफ्तार एकदम तेज़ कर दी। उड़न तश्तरी हज़ारों मील फी सेकंड की रफ्तार के साथ ऊपर को उठी। एक ज़बरदस्त धक्का लगा जिसने अंबर को उठाकर छत से पटक दिया। उसकी जगह कोई दूसरा होता तो उसकी हड्डियों का चूरा बन जाता, मगर अंबर को कुछ ना हुआ। उड़न तश्तरी ने सियारे का एक चक्कर लगाया और खला में परवास कर गई। उसके उड़ते ही अजीम साइंसदान को मालूम हो गया कि अंबर फरार हो गया है। उसने उसी वक्त अलार्म बजा दिया। सिपाही अंबर के ताक़ुब के लिए उड़न तश्तरी की तरफ भागे, मगर मालूम हुआ कि दोनों उड़न तश्तरियाँ बेकार हो चुकी हैं। अजीम साइंसदान ने चीख कर कहा, अंबर की उड़न तश्तरी को रडार पर तलाश करो और शुआई मशीन पर उसका जाविया मुकर्रर कर दो। मैं उसकी तश्तरी में जाकर उसे गिरफ्तार करके वापस लाऊंगा। साइंसदान के साथियों ने उसे ऐसा करने से मना किया। सर, आप ऐसा ना करें। आप अकेले उस शख्स का मुकाबला नहीं कर सकेंगे क्योंकि उस पर आग असर नहीं करती। अजीम साइंसदान ने कहा, मेरे पास बेहोश करने वाली दवाई है। मैं उस दवाई की मदद से बेहोश करके उड़न तश्तरी वापस ले आऊँगा। ऐसा हो सकता था। बस उसी वक्त रडार पर अंबर की तश्तरी को तलाश करके जाविया मुकर्रर कर दिया गया। साइंसदान बीम अप वाली शुआई मशीन के सिलेंडर में जाकर खड़ा हो गया। दूसरे साइंसदान ने ठीक वक्त पर बटन दबा दिया। साइंसदान सियारे से शुआ बनकर अंबर की उड़न तश्तरी में पहुंच गया। उस वक्त अंबर मशीन रूम में था। अचानक उसे ऊपर पाँव की आहट सुनाई दी। वो चौकन्ना हो गया। उसे एहसास हुआ कि सियारे से कोई शुआ बनकर ऊपर आ गया है, क्योंकि एटमी शुआ स्टेशन के बम के फटने में 1 घंटा बाकी था। अंबर ने उसी वक्त एक ऑक्सीजन मास्क निकालकर चेहरे पर पहन लिया, क्योंकि उसे मालूम था कि जो कोई भी सियारे से उसकी तश्तरी में आया है वो उसे बेहोश करके काबू करने की कोशिश करेगा, और अंबर बेहोश हो सकता था। अंबर होशियार हो चुका था। उधर अजीम साइंसदान भी बड़ा चालाक था। उसने खुद भी मास्क पहन रखा था और कमरे में उसने बेहोशी की दवा फैला दी थी ताकि अंबर ऊपर आते ही बेहोश हो जाए। ये दवा बेहद तेज थी। अंबर एक जगह मशीनों के पीछे छुप गया। साइंसदान ने जब देखा कि अंबर वहां नहीं है तो उसने उड़न तश्तरी का रुख वापस अपने सियारे की तरफ मोड़ दिया। रुख के मुड़ते ही उड़न तश्तरी को एक धचका सा लगा। अंबर ने दीवार पर लगी स्क्रीन में देखा कि उसकी उड़न तश्तरी वापस मुड़ रही थी। उसे खतरे का एहसास हो गया। समझ गया कि साइंसदान खुद ऊपर आ चुका है और उसने उड़न तश्तरी का रुख मोड़ दिया है। अब वो नीचे छुपकर नहीं बैठा रह सकता था। वो तेजी से ऊपर आ गया। क्या देखता है कि साइंसदान मशीनों के सामने खड़ा है। कमरे में हल्की हल्की धुंध फैली हुई है। यकीनन ये बेहोशी की दवाई थी। अंबर को गैस मास्क में देखकर साइंसदान को सख्त मायूसी हुई। उसने आगे बढ़कर अंबर पर हमला कर दिया ताकि वो उसका गैस मास्क किस तरीके से उतार फेंके, मगर साइंसदान बूढ़ा था। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि अंबर का मुकाबला कर सकता। अंबर ने उसे उठाकर फर्श पर दे मारा। फिर उसने जल्दी से बटन दबाकर उड़न तश्तरी का रुख दोबारा अपनी ज़मीन की तरफ फेर दिया। तब उसने साइंसदान को पकड़ना चाहा तो वो उठकर कंप्यूटर कंट्रोल की तरफ भागा ताकि उड़न तश्तरी को बेकार कर दे। अंबर उछलकर साइंसदान के ऊपर गिरा। साइंसदान गिर पड़ा। अंबर ने उसे उठाकर 2 मशीनों के दरमियान दे मारा। साइंसदान वहां फंस कर रह गया। अंबर तांबे की जंजीर निकालकर साइंसदान को उसी जगह जकड़ कर रख दिया। उसके बाद अंबर ने एक खास बटन दबाया जिससे उड़न तश्तरी की छत पर एक सुराख नमूदार हो गया। यहाँ से ताज़ा हवा अंदर आने लगी और बेहोशी की दवाई का गुबार बाहर जाना शुरू हो गया। अंबर ने जब देखा कि दवाई का सारा गुबार कमरे से साफ हो गया है तो उस गैस मास्क उसने उतार दिया। फजा बिल्कुल साफ हो चुकी थी। उसने छत का सुराख बंद कर दिया और साइंसदान से कहा, तुम इंसानियत के दुश्मन हो। तुम एक शैतानी ताकत के तौर पर काम कर रहे हो और तुमने पूरी इंसानियत को तबाह करने का जाल फैलाया था, मगर खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने इंसानों को और ज़मीन को बचा लिया। साइंसदान ने कहा, अंबर, ये तुम्हारी भूल है। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि अगर तुमने मुझे हलाक भी कर दिया तो मेरे साथी बीम अप स्टेशन की मदद से शुआएं बनकर तुम्हारी ज़मीन पर हमला कर देंगे और तुम्हारी ज़मीन पर किसी जानदार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो एटमी शुआओं से तुम्हारी इमारतों, झीलों और पहाड़ों को बखारात बनकर फ़ज़ा में उड़ा देंगे। अंबर ने कहा, और शायद तुम्हें यह भी इल्म नहीं कि तुम्हारे बीम अप स्टेशन में एक ऐसा ताकतवर बम लगाया हूँ जो आधे घंटे बाद फटने वाला है और जो तुम्हारे स्टेशन को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करके रख देगा। साइंसदान अपनी जगह से उछला और फिर संजीदा आवाज़ में बोला, मेरे साइंसदान दूसरा स्टेशन बना लेंगे। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, उसके लिए रेडियम कहाँ से लाएंगे? वो क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे सियारे में जिस कदर रेडियम था
वो उसी स्टेशन पर खर्च हो चुका है और उस स्टेशन के तबाह होने के बाद तुम्हारे सियारे पर रेडियम कहीं से भी नहीं मिल सकेगा। साइंसदान खामोश हो गया। उसे बेबस कर दिया गया था। वो समझ गया कि उसे शिकस्त हो चुकी है। अंबर ने कहा, मैं स्क्रीन खोल रहा हूं, तुम इस पर अपने स्टेशन की तबाही का मंजर खुद अपनी आंखों से देख लोगे। अंबर ने बड़े टेलीविजन की स्क्रीन खोल दी और बटन दबाकर सुई का रुख साइंसदान के सियारे की तरफ कर दिया। स्क्रीन पर सियारे की लेबोरेटरी में बीम अप स्टेशन की तस्वीर नजर आई। अंबर बोला, इस तस्वीर को पहचानते हो ना? ये तुम्हारे उसी बीम अप शुआई स्टेशन की तस्वीर है जिस पर तुम्हें बड़ा फख्र था। साइंसदान ने देखा कि बीम अप स्टेशन उसकी लेबोरेटरी का था और वहां उसके साथी साइंसदान बैठे काम में मसरूफ थे। अंबर ने कहा, इनमें से किसी को भी ये नहीं मालूम कि इस स्टेशन पर एक खास जगह पर मैंने एक बड़ा ही ताकतवर टाइम बम लगा रखा है जिसकी सुई बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही है, और जब वो एक खास वक्त के बाद 12 पर पहुंचेगी तो एक भयानक धमाका होगा और इंसानियत के खिलाफ तुम्हारे सारे मंसूबे और तुम्हारे सारे ये शैतान के चेले साइंसदान हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। अब तुम इस स्टेशन को तकते रहना क्योंकि बम में सिर्फ 25 मिनट रह गए हैं। अजीम साइंसदान की अकल जवाब दे चुकी थी, उसे शिकस्त हो चुकी थी। वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि अपनी तबाही को अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार हो जाए। उसने आखिरी बार अंबर से अपील की और कहा, मिस्टर अंबर, अगर तुम मेरी जान बख्शी कर दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें बाज़ ऐसे कीमती राज बता दूंगा कि तुम सारी कायनात पर हुकूमत करने लगोगे। अंबर ने कहा, कायनात पर सिर्फ खुदा की हुकूमत है और वही हुकूमत के लायक है। किसी इंसान में इतना इख्तियार नहीं है कि कायनात पर हुक्म चला सके। इस वास्ते तुम्हारी ये लालची बातें मुझ पर असर नहीं कर सकती। तुम शैतान के चेले हो बल्कि शैतान हो, इसलिए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि तुम जिंदा रहकर कभी ना कभी ज़रूर इंसानों का कत्ले आम करने के लिए मंसूबे पर अमल शुरू कर दोगे। साइंसदान खामोश हो गया। अंबर ने कहा, लेकिन मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से अपने स्टेशन की तबाही का हाल ज़रूर देख लो। अंबर ने उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दी। बम फटने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। साइंसदान की नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थी जिस पर उसके शुआई स्टेशन की तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। उसके साथी साइंसदान वहाँ मुख्तलिफ कामों में लगे हुए थे और अपने बड़े शैतान की वापसी का इंतजार कर रहे थे। अंबर ने कहा, यह सब शैतानी ताकतों के नुमाइंदे हैं, इन्हें भी इसी शैतानी मशीन के साथ ख़त्म हो जाना चाहिए। अब सिर्फ 5 मिनट रह गए थे, अब 3 मिनट रह गए थे और अब सिर्फ 1 मिनट रह गया था, फिर 10 सेकंड बाकी रह गए। अंबर ने कहा, स्क्रीन पर नजरें जमाए रखना, अजीम साइंसदान, बम फटने ही वाला है। और ठीक जब सुई 12 पर पहुंची तो साइंसदान ने देखा कि स्क्रीन पर उभरी हुई शुआई स्टेशन की तस्वीर एक भयानक धमाका हुआ जिसकी आवाज़ उसे सुनाई न दी, मगर उसने देखा कि शुआई स्टेशन की सारी मशीन एक जगह से उछली और फिर वहां सिवाय गर्द और आग के शोलों के और कुछ दिखाई न दिया। अंबर ने कहा, खुदा का शुक्र है कि तबाही और बर्बादी का ये आला अपनी तबाही का बायस बन गया। साइंसदान ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और कहा, अब मेरे बारे में तुम्हारा क्या फैसला है? अंबर ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं कर चुका हूँ। तुम्हें तांबे के एक बक्स में बंद करके खला में छोड़ दिया जाएगा और फिर अब तक तुम खला में चक्कर लगाते रहोगे। ऑक्सीजन और फास्फोरस की कमी से तुम अंदर ही हलाक हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी लाश खौल में बंद खलाओं में भटकती फिरेगी, एक भटकी हुई रूह की तरह। साइंसदान ने कोई जवाब न दिया। अंबर ने साइंसदान को मशीनों के दरमियान से निकाला, उसकी जंजीरों को और ज्यादा कस दिया, फिर उसे लेकर उड़न तश्तरी के अकब में एक छोटे से कमरे में आ गया जहाँ एक सिलेंडर दीवार के साथ लगा खड़ा था। अंबर ने उसका दरवाजा खोलकर कहा, यह तुम्हारी खलाई कब्र होगी, और फिर शैतानी साइंसदान को अंदर धकेल कर उसका दरवाजा बंद करके वेल्ड कर दिया। अंबर ने खास बटन को दबा दिया। उस बटन के दबते ही सिलेंडर ने अपनी जगह से खिसकना शुरू कर दिया। अंबर ने दूसरी मशीन के पास जाकर एक छोटे से लीवर को ऊपर खींच दिया। लीवर के खींचते ही दीवार में एक सुराख नमूदार हो गया और सिलेंडर सीधा होकर उस सुराख की तरफ बढ़ने लगा। जब वो सुराख में दाखिल हो गया तो अंबर ने एक सुर्ख बटन को दबा दिया। सुर्ख बटन के दबते ही सिलेंडर में से आग का नीला शोला भड़का, एक धमाका हुआ और सिलेंडर रॉकेट की तरह उड़न तश्तरी के सुराख से निकलकर खलाओं में गुम हो गया। अंबर ने छत का सुराख दोबारा बंद कर दिया। उसने इंसानियत के सबसे बड़े कातिल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। अब वो कुछ देर के बाद सिलेंडर के अंदर मर जाएगा और फिर उसकी लाश सिलेंडर की कब्र में बंद खलाओं में न जाने खुदा जाने कब तक भटकती रहेगी। अंबर ने उड़न तश्तरी की रफ्तार और तेज कर दी। वो रोशनी की रफ्तार से आधी रफ्तार पर जमीन की तरफ जा रहा था। उसकी उड़न तश्तरी मुख्तलिफ किस्म के सैयारों और सितारों के करीब से गुजरती हुई अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। उड़न तश्तरी एक दिन और एक रात तक सफर करती रही। अंबर परसों से पहले पहले ज़मीन पर पहुंच जाना चाहता था क्योंकि परसों शैतानी साइंसदान के चेलों ने ज़मीनी स्टेशन से शुआओं की मखरूती मशीन के जरिए सारे इंसानों को हलाक कर देना था। दूसरे दिन दोपहर के वक्त अंबर ने स्क्रीन पर ज़मीन के गोले को उभरते देखा। अपनी प्यारी ज़मीन को देखकर उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो देर तक अपनी खूबसूरत रंगों वाली ज़मीन को तकता रहा जिसके ऊपर नीले रंग के समंदर की पट्टी और जर्द भूरे बादल और जंगल साफ नजर आ रहे थे। उड़न तश्तरी बेपनाह रफ्तार के साथ उड़ी जा रही थी। देखते ही देखते थोड़ी देर में ही ज़मीन का गोला काफ़ी बड़ा हो गया और अब ज़मीन के बरआज़मों का नक्शा साफ नजर आने लगा था और फिर उड़न तश्तरी के ज़बरदस्त धचके के साथ ज़मीन के मदार में दाखिल हो गई। अंबर ने उड़न तश्तरी को कंट्रोल करते हुए उसे उस तरफ कर दिया जहां ज़मीन के एक जंगल में तांबे के खौल वालों ने तबाही का स्टेशन कायम कर रखा था।
और जहां खतरनाक हलाकत की मशीन लगी थी। अंबर ने उड़न तश्तरी को जंगल में उतार लिया। वो काफी फासले पर उतरा था क्योंकि वो जानता था खलाई स्टेशन पर सियारे की मखलूक रडार के जरिए उड़न तश्तरी को देख लेगी, और उसका ख्याल दुरुस्त था। खलाई मखलूक ने अंबर की उड़न तश्तरी को देख लिया था। उन्हें यह गलती लगी थी कि शायद उनके अपने आदमी सियारे से जमीन पर आए हैं। वो उड़न तश्तरी की तलाश में जंगल में निकल आए। उन्हें एक बात की बड़ी हैरानी थी कि अगर ये उनके अपने आदमी थे तो उन्होंने उड़न तश्तरी को खलाई स्टेशन के करीब क्यों नहीं उतारा। ये उन्हें यकीन था कि तश्तरी में उनके अपने ही आदमी आए होंगे, दूसरा कोई नहीं हो सकता। मुमकिन था कि मशीन में खराबी की वजह से वो खलाई स्टेशन के करीब ना उतर सके हों। दो खलाई इंसान अपनी एटमी गनें हाथों में लिए उड़न तश्तरी की तलाश में जंगल में निकल आए थे। वो कंप्यूटर और ट्रांसमीटर की मदद से उड़न तश्तरी की तलाश कर रहे थे। आखिर उन्होंने एक जगह दरख्तों के दरमियान तश्तरी का सुराग लगा लिया। उड़न तश्तरी का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने महसूस किया कि तश्तरी को अगवा किया गया है, क्योंकि मशीन उस हिसाब से काम नहीं कर रही थी जिस हिसाब से उनके आदमी उन्हें चलाया करते हैं। ज़रूर किसी गैर आदमी के हाथ लगे थे। एक खलाई बाज बोला, मुझे ज़मीनी आदमी की शुआएं महसूस हो रही हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि अंबर ऊपर से उड़न तश्तरी अगवा करके ले आया है? ज़रूर ऐसा ही हुआ है। हमें अजीम साइंसदान से बात करनी चाहिए। उन्होंने उसी वक्त दूसरे कमरे में जाकर वायरलेस पर अजीम साइंसदान से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह सुनकर हैरानी हुई कि अजीम साइंसदान अंबर की तलाश में गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। तो क्या अंबर फरार हो चुका है? यहाँ बड़ी अफसोसनाक बातें हुई हैं। पहली तो ये कि अजीम साइंसदान लापता है, जिसके बारे में यकीन है कि अंबर ने उसे हलाक करके खला में फेंक दिया होगा। दूसरा हादसा ये हुआ कि शुआई मशीन बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। उसमें अंबर ने टाइम बम रख दिया था जिसने फट कर सारी मशीनों को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब ना तुम लोग शुआओं के जरिए ऊपर आ सकते हो और ना हम में से कोई नीचे जा सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। लेबॉर्ट्री में एक अजीब क़यामत मची है। शुआई मशीन के लिए रडार यहाँ बिल्कुल नहीं है, और अगर तुम लोग उड़न तश्तरी में रेडियम लेकर आओ तो भी तुम्हें काफ़ी देर लग जाएगी, क्योंकि जिस रफ्तार से अंबर उड़न तश्तरी लेकर नीचे गया है तुम उतनी रफ्तार से उड़ोगे और जलकर भस्म हो जाओगे। फिर हमारे बारे में क्या हुक्म है? तुम लोग ज़मीनी स्टेशन पर अपने काम की रफ्तार तेज़ कर दो। जो काम तुमने कल करना था वो आज ही कर दो। हम दुनिया वालों से इंतकाम लेंगे। ज़मीन पर से ऑक्सीजन और इंसानों के अंदर से फास्फोरस खींचने वाली मशीन चला दो। हम चाहते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर ज़मीन पर रहने वाले तमाम इंसानों का खात्मा हो जाए, और तुम ऐसा करो कि सारा फास्फोरस, ऑक्सीजन और रेडियम उड़न तश्तरी में रख कर ऊपर प्रवास शुरू कर दो। रफ्तार हरगिज़ ज़्यादा ना बढ़ाना। ज़्यादा से ज़्यादा तुम 1 बरस में यहाँ पहुँच जाओगे। ये इससे बेहतर है कि ज़मीन पर तुम लोग हिला कर दिए जाओ। बस अब जल्दी से अपना काम शुरू करके हमें इतला दो। यस सर। वायरलेस बंद करके खलाई आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये तो बहुत बुरा हुआ। अंबर को तलाश करो, कहीं वो उसी उड़न तश्तरी में ही ना छुपा हुआ हो। तुम उसे ढूंढो। मैं खलाई स्टेशन वालों को वायरलेस पर मशीन चलाने का हुक्म देता हूँ। ठीक है। एक खलाई आदमी उड़न तश्तरी की निचली मंजिल की तरफ चला गया और दूसरे ने वायरलेस पर खलाई स्टेशन से राब्ता कायम करने की कोशिश शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जमीन के खलाई स्टेशन से आवाज़ आई, हेलो खलाई स्टेशन नंबर 1। देखो, मैं तुम्हें एक अहम पैगाम देने वाला हूँ। मेरे हुक्म को गौर से सुनो। जी हुक्म। ज़मीन पर बसने वाले इंसानों को हलाक करने वाली मशीन को अभी आधा जुमला ही उस खलाई मखलूक ने अदा किया था कि उसकी गर्दन पर एटमी शुआ आकर भड़क उठी। एक धमाका हुआ और खलाई आदमी जलकर राख बन गया। वायरलेस पर दूसरी तरफ से बराबर आवाज़ें आ रही थी, हेलो हेलो हेलो। धमाके की आवाज़ निचली मंजिल में दूसरे खलाई आदमी ने भी सुनी थी। वो सब काम छोड़कर ऊपर की तरफ बजरिया लिफ्ट भागा। इसी असना में अंबर एक स्तून के पीछे छुप गया था। खलाई आदमी ने अपने साथी की राख देखी तो उछलकर दूर हो गया। वो समझ गया था कि अंबर वहाँ मौजूद है और उसी ने उसके साथी को हलाक किया है। वो छुपने की कोशिश में अंबर के करीब आ गया था। उसकी पीठ अंबर की तरफ थी। ये अंबर के लिए बड़ा आसान निशाना था। वो उस आदमी को जिंदा रखने का कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। बस उसने अपनी एटमी गन का रुख खलाई आदमी की तरफ करके बटन दबा दिया। एक और धमाका हुआ और दूसरा खलाई आदमी भी जहन्नम में चला गया। इस काम से फारिग होकर अंबर उड़न तश्तरी से निकलकर खलाई स्टेशन की तरफ चल पड़ा। उसे रास्ते का इल्म था। खलाई स्टेशन के सारे इलाके से वो वाकिफ था और उसे जंगल के दरख्तों में खलाई स्टेशन का दरवाज़ा दिखाई दिया, जिसका एक हिस्सा घनी झाड़ियों की शाखों में नजर आ रहा था। दरवाज़ा बंद था। अंबर ने बाईं पहलू में दीवार के सुराख में हाथ डालकर बटन दबा दिया। दरवाज़ा आहिस्ता से खुल गया। अंबर बड़ी तेज़ी से अंदर दाखिल हो गया। राहदारी नीम रोशन थी, कुछ अंधेरा था, कुछ धीमी धीमी रोशनी थी। अंबर जल्दी जल्दी दबे पाँव चलता राहदारी के आगे जाकर बाईं तरफ घूम गया। उसे मालूम था कि एक तहखाने में वो मशीन मौजूद है जिसको चलाने से ज़मीन पर सारी इंसानियत 1 घंटे के अंदर अंदर तबाह हो सकती है। अंबर किसी न किसी तरह उस मशीन तक पहुंचना चाहता था। तहखाने को जाने वाला दरवाज़ा तंग सा था और उसके बाहर एक खलाई आदमी सर पर सुर्ख रंग का कोला सा पहने हाथ में एटमी गन लिए बैठा पहरा दे रहा था। अंबर को उसकी एटमी गन से कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो शोर मचाकर सब लोगों को खबरदार नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस तरह से वो अंबर को बेहोश करने वाली गैस छोड़कर उसे बेहोश कर सकते थे। अगर फ़र्ज कर लिया गया कि वो गैस मास्क पहनकर बेहोश होने से बच जाए
तो भी वो तेजी से मशीन चलाकर कम से कम उस इलाके में रहने वाले इंसानों की जिंदगियां खत्म कर सकते थे। इसलिए अंबर बड़ी एहतियात के साथ चल रहा था। दरवाजे पर पहरा देते खलाई आदमी ने आठ सुनी तो चौंक कर अंबर की तरफ देखा। उसी वक्त अंबर की गन का मुंह उसकी तरफ उठा। एक ही वक्त में दोनों की गनों से एटमी शुआएं निकलकर एक दूसरे पर गिरी। अंबर के जिस्म पर गिरने वाली एटमी शुआओं ने उसका कुछ न बिगाड़ा, जबकि अंबर की गन से निकली हुई एटमी शुआ ने पहरेदार को भस्म कर दिया। धमाका जरूर हुआ था जिसकी आवाज स्टेशन में सुनी गई थी। अंबर उस अरसे में दरवाजे में से गुजरकर उन सीढ़ियों तक पहुंच चुका था जो नीचे तबाही की मशीन की तरफ जा रही थी। सीढ़ियों में एक बल्ब जल रहा था। अंबर सीढ़ियां फलांगता वो उस कमरे में आ गया जिसके वस्त में तबाही की मशीन लगी हुई थी। मशीन पर सब्ज बल्ब जल रहा था। अंबर को देखकर मशीन की दूसरी तरफ से दो खलाई इंसान एटमी गने लेकर उसके सामने आ गए और उन्होंने अपनी जुबान में कहा, कौन हो तुम? और इससे पहले कि अंबर जवाब देता, दूसरे ने गन फायर कर दिए। एटमी शुआ अंबर के सर पर पड़ी और बुझ गई। दूसरे खलाई इंसान ने भी गन फायर की, मगर अंबर पर उसका कोई असर न हुआ। अंबर ने बारी बारी दो फायर किए और दोनों खलाई आदमी उछले, गिरे और फिर देखते ही देखते जलकर राख बन गए। अंबर ने तीसरा फायर तबाही की मशीन पर कर दिया। एटमी शुआ मशीन से टकराई तो एक जबरदस्त धमाके के साथ नीला शोला बुलंद हुआ और मशीन ने धड़ाधड़ जलना शुरू कर दिया। सारे खलाई स्टेशन के खतरे के अलार्म चीखने लगे। हर तरफ भगदड़ मच गई। खलाई इंसान इधर उधर भागते फिर रहे थे। तहखाने में आग लग चुकी थी और सीढ़ियों में से नीले रंग का गाढ़ा धुआं ऊपर आ रहा था। सब खलाई आदमियों ने गैस मास्क पहन लिए थे, मगर यह धुआं अंबर को कुछ नहीं कह सकता था। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया और ऊपर भी शोले भड़क रहे थे, गोया सीढ़ियां आग में घिर चुकी थी। चारों तरफ नीले रंग की आग के शोले भड़क रहे थे। अंबर उन शोलों में से बड़े आराम से गुजरता हुआ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। उसे बेहद खुशी हो रही थी कि उसने स्टेशन को तबाह करके पूरी दुनिया के इंसानों को तबाही से बचा लिया था। खलाई आदमियों ने आग में से अंबर को आते देखा तो खौफजदा होकर पीछे हट गए, क्योंकि आग उनके लिए मौत थी, जबकि ये शख्स आग में से बड़े आराम से चलता हुआ बाहर आ रहा था। इसे गिरफ्तार कर लो, स्टेशन के खलाई कमांडर ने हुक्म दिया। उसके नायब ने कहा, सर शायद आप नहीं जानते कि ये अंबर है और इस पर कोई शय असर नहीं करती। हाँ, अगर किसी तरह इस पर क्लोरोफार्म की गैस फेंकी जाए तो ये बेहोश हो सकता है, तो क्लोरोफार्म की गैस लाओ। इतने में अंबर उनके करीब आ गया और उसने अपनी एटमी गन में से दो फायर करके दोनों को उसी जगह राख बनाकर गिरा दिया। बाकी इंसान भाग खड़े हुए। अंबर ने राहदारियों में से भागता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। सारे कमरों में आग फैल रही थी। प्लास्टिक और स्टील की दीवारें आग से दहकर पिघलने लगी थी। अंबर चाहता था कि वो स्टेशन के दरवाजे को काबू में करे ताकि उन शैतानों में से कोई भी बाहर न निकल सके। दरवाजे में उसे एक पहरेदार ने रोका, लेकिन वो खुद ही जलकर भस्म हो गया। अंबर दरवाजे से निकलकर बाहर आ गया और सामने दरख्तों में जाकर निशाना बांधकर बैठ गया। इतने में दरवाजा खुला और खलाई आदमी बाहर को लपके। अंबर इसी इंतजार में था। उसने एटमी गन का बटन दबा दिया। गन में से शुआओं की बारिश दरवाजे पर शुरू हो गई। देखते ही देखते कई खलाई इंसान जलकर राख बन गए। दरवाजे को आग लग गई और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। इर्द गिर्द के पत्थर धमाकों से उड़ गए। अंबर लपक कर दरवाजे के सामने आ गया और उसने राहदारी में एटमी गन फायर करनी शुरू कर दी। राहदारी में धमाके से आग लग गई। राहदारी की आग आगे बढ़कर तहखाने की आग से मिल गई। अब एक भयानक धमाका होने वाला था। अंबर दौड़ता हुआ जंगल में आकर उड़न तश्तरी में घुस गया और उसे चला दिया। उड़न तश्तरी जमीन से फिर से बुलंद हुई और उसने फजा में जाकर जुनूब की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। अभी अंबर थोड़ी दूर गया होगा कि जमीन पर उस जगह जहां खलाई स्टेशन था एक नीले रंग का शोला भड़ककर आसमान की तरफ बुलंद हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ा आतिश फिशां उबल पड़ा हो। और फिर एक धमाके की आवाज आई जिसकी लहरों ने उड़न तश्तरी को भी झंझोड़ कर रख दिया। खलाई शैतानों का खलाई स्टेशन तबाह हो चुका था और उसके अंदर काम करने वाले सारे के सारे इंसानियत के दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। अंबर उड़न तश्तरी को लेकर आसमान की बुलंदियों की तरफ निकल गया। वो काफ़ी बुलंदी पर जाकर परवाज करना चाहता था ताकि लोगों को उड़न तश्तरी का इल्म ना हो सके, लेकिन ज़्यादा बुलंदी पर जाने से उसे ज़मीन के नक्शे और जगहों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। उसे कुछ मालूम नहीं हो रहा था कि वो कहाँ और किस इलाके पर परवाज कर रहा है। आखिर उसने ज़मीन के करीब आने का ख़तरा मोल ले लिया। बात असल में ये थी कि वो जदीद साइंस के दौर में आ चुका था, जबकि जेट हवाई जहाज़ उड़ते थे और मुख्तलिफ मुल्कों के रडार स्क्रीन की सरहदों पर लगे हुए थे। उस वक्त अंबर स्पेन के मुल्क के ऊपर से गुजर रहा था कि जिब्राल्टर की चट्टानों पर लगे हुए रडार ने उसकी उड़न तश्तरी को देख लिया। स्पेन की फ़ज़ाइया में खलबली मच गई कि ये क्या शय उनके मुल्क के ऊपर परवास कर रही है। उसी वक्त स्पेन की फ़ज़ाइया के दो ज़बरदस्त ताकत वाले जेट तैयारे फ़ज़ा में बुलंद हुए और उन्होंने उड़न तश्तरी की तरफ परवास शुरू कर दी। दूसरी तरफ अंबर ने भी अपनी स्क्रीन पर देख लिया कि दो हिस्पानवी जेट तैयारे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अंबर मुस्कुराया। वो उन लोगों से जरा खेल तमाशा करना चाहता था, इसलिए उसने उड़न तश्तरी की रफ्तार तेज करके उसका रुख ऊपर की तरफ कर दिया। उड़न तश्तरी देखते ही देखते जेट जहाज़ों के ऊपर स्क्रीन से गायब हो गई। उन्होंने नीचे कंट्रोल से कहा, उड़न तश्तरी गायब हो गई है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। नीचे से आवाज़ आई, ये क्यों कर हो सकता है? वो ज़रूर यहीं कहीं होगी, उसे तलाश करो, वो हमारे मुल्क की सलामती के लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। ओके सर। मगर जेट में भला इतनी ताकत कहाँ थी कि वो 50-60 हज़ार मील फ़ी मिनट की रफ्तार से उड़ने वाली उड़न तश्तरी का मुकाबला कर सकते।
चंद लम्हे में भटकने के बाद उन्होंने कंट्रोल को इतला दी कि उड़न तश्तरी कहीं भी नजर नहीं आ रही, तलाश जारी रखी जाए। अब अंबर उड़न तश्तरी को नीचे परवाज करके जेट तैयारों के ऊपर ले आया। हवाबाजों ने एक दूसरे को वायरलेस पर उड़न तश्तरी की इतला दे दी और कंट्रोल से कहा कि वो चीज़ नजर आ गई है, वो हमारे बिल्कुल ऊपर है और हम खतरे में हैं, उसे तबाह कर दो। ये कंट्रोल वालों का एक अहमकाना हुक्म था। हवाबाजों ने जेट का मुंह ऊपर करके उड़न तश्तरी पर फायर किया, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उड़न तश्तरी जिस धात से बनाई गई थी उस पर आग या बारूद असर नहीं करता था। रॉकेट उड़न तश्तरी के पैंदे से टकराकर लिपटा और फिजा में बिखर गया और उड़न तश्तरी वैसे ही उड़ती रही। हवाबाजों ने दूसरा, तीसरा और चौथा रॉकेट छोड़ दिया। उन रॉकेटों का भी वही असर हुआ। अब वो घबरा गए कि अगर उड़न तश्तरी ने हमला कर दिया तो शायद वो जिंदा न बच सकेंगे। उन्होंने नीचे कंट्रोल को इतला कर दी कि हमारे रॉकेट उड़न तश्तरी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। कंट्रोल वालों ने कहा फौरन नीचे आ जाओ। जेट हवाई जहाज गोता लगाने लगे तो उड़न तश्तरी से एक शुआ निकली जिससे दोनों हवाई जहाजों पर गिरकर उनके एक एक इंजन को तबाह कर दिया। जहाज डगमगाए बगैर मुश्किल से कंट्रोल कर लिया गया। अंबर ने ऊपर वायरलेस से हवाबाजों से कहा, तुम लोग अहमक हो, मैं कोई खलाई इंसान नहीं हूं बल्कि तुम्हारी जमीन का एक इंसान हूं। मुझसे बात करने के बजाय तुमने मुझे हलाक करने और मेरी उड़न तश्तरी को तबाह करने की कोशिशें शुरू कर दी। तुम सचमुच अहमक हो। मैंने तुम्हारे एक एक इंजन तबाह करके अपनी तौहीन का बदला ले लिया है। मैं चाहता तो तुम्हारे जहाज़ों के टुकड़े भी उड़ा सकता था, लेकिन मैं तुम्हारी तरह अहमक नहीं हूं कि ख्वामख्वाह इंसानों की जिंदगियों से खेलता फिरूं। हवाबाजों ने पूछा, फिर तुम कौन हो? कह जो दिया कि तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। ये उड़न तश्तरी कहाँ से ला रहे हो? इसका जवाब मैं तुम्हें नीचे आकर दूंगा। मैं नीचे आकर स्पेन की सरजमीन पर अपनी बहन मारिया और भाई नाक को तलाश करना चाहता हूँ। मैं नीचे उतर रहा हूँ। हवाबाजों ने कहा, हो सकता है तुम हमारी जमीन के लिए खतरनाक साबित हो, इसलिए मैं कंट्रोल से इजाजत लिए बगैर तुम्हें अपने मुल्क में उतरने की इजाजत नहीं दे सकता। अंबर ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारी और तुम्हारे कंट्रोल वालों की इजाजत के बगैर भी नीचे उतर सकता हूँ। हम तुम्हें उड़ा देंगे। वो तो तुम उड़ाने की कोशिश कर चुके हो। तुम देख चुके हो कि तुम्हारे गोले और रॉकेट मुझ पर असरअंदाज नहीं हो रहे। हम तुम्हारी तश्तरी पर आग की बारिश कर देंगे। इस तरह से ये उड़न तश्तरी तबाह हो जाएगी। मैं नहीं मर सकता। ये उड़न तश्तरी एक साइंस की हैरत अंगेज इजाद है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा कंट्रोल टावर इतना अहमक नहीं है कि वो साइंस की इतनी कीमती शय बर्बाद कर दे। कंट्रोल वालों से बात की गई तो उन्होंने कहा, उड़न तश्तरी को उतरने की इजाजत दे दो। अंबर ने कहा, शुक्रिया दोस्तों, मैं नीचे आ रहा हूँ। दोनों जेट हवाई जहाज अंबर के रास्ते से हट गए। कंट्रोल टावर ने अंबर की रहनुमाई शुरू कर दी। असल में वो उड़न तश्तरी को अपनी मर्जी के मुताबिक उतारना चाहते थे और ये जगह थी एक पहाड़ की चोटी पर बनी हुई तजर्बा का, जहां उन दिनों स्पेन में एटमी रॉकेटों पर तहकीक हो रही थी। अंबर ने उस पर कोई इतराज न किया और उसने उड़न तश्तरी पहाड़ी के ऊपर एक बुलंद चारदीवारी के अंदर उतार दी। उड़न तश्तरी को हिस्पानी मुसल्लह फौजियों ने घेरे में ले लिया। उन्होंने मशीन गन्ने उठा रखी थी और उनका रुख उड़न तश्तरी की तरफ था। उड़न तश्तरी का दरवाजा खुला और उसमें से अंबर बाहर निकल आया। उसने देखा कि सामने फौजी मशीन गन्ने लिए उसको घेरे में लिए खड़े हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि ये कमबख्त क्या हरकत कर रहे हैं। अच्छा, उन्हें सबक सिखाया जाए कि अभी उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। ये सोचकर अंबर ने बाहर आकर एक मेजर से कहा, अस्सलाम वालेकुम, क्या ये स्पेन का मुल्क है? मेजर ने कहा, हाँ। क्या तुम मुसलमान हो? हाँ, मैं मुसलमान हूँ और एक ऐसे सियारे से आया हूँ जहाँ मुसलमानों की हुकूमत है। मेजर ने अपने फौजियों की तरफ देखा और अंबर से कहा, हमें अफसोस है कि आपको रस्मी तौर पर हम हिरासत में ले रहे हैं। दरअसल ऊपर हाई कमांड से उन्हें हुक्म दिया गया था कि उड़न तश्तरी का मामला है, हो सकता है कि इनके पास कोई एटमी हथियार हो। जो कोई भी उड़न तश्तरी से निकले उसके साथ सख्ती से पेश ना आया जाए बल्कि हिरासत में ले लिया जाए। अंबर ने सोचा कि अभी उनसे उलझना ठीक नहीं, क्या जरूरत पड़ी है? वो तो स्पेन में मारिया और नाक को तलाश करने आया है, उन लोगों के साथ जंग करने की क्या पड़ी है उसे? अंबर ने यह सोचकर कहा, ठीक है, तुम लोग मुझे हिरासत में ले सकते हो लेकिन इस उड़न तश्तरी की तलाशी नहीं ले सकते। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब इस दरवाजे को तुम्हारे मुल्क की सारी कुंजियां भी नहीं खोल सकती। तुम इसके दरवाजे को तोड़कर अंदर जा सकते हो, लेकिन याद रखो कि मैंने अंदर एक एटम बम रख दिया है जो दरवाज़ा खुलने या टूटने से ही फटकर तुम्हारे मुल्क की आधी आबादी को 1 सेकंड के अंदर अंदर हलाक करके रख देगा। इस धमकी का बड़ा असर हुआ। मेजर ने हुक्म दे दिया कि उड़न तश्तरी के करीब भी न जाया जाए। उस एटम बम के सिलसिले में हाई कमांड को भी इतला कर दी गई। ऊपर से भी यही हुक्म आया कि उड़न तश्तरी को हिफाजत में ले लिया जाए और उसके दरवाजे के करीब किसी को न जाने दिया जाए। अंबर को हिरासत में लेकर उसी पहाड़ी के जबरदस्त किले के एक कमरे में पहुंचा दिया गया। उन लोगों को अभी तक अंबर की ताकत के बारे में कुछ इल्म नहीं था। थोड़ी देर गुजरी थी कि अंबर से पूछगिछ शुरू हो गई। 2 मेजर अंबर के दाएं बाएं बैठ गए और उन्होंने उससे सवालात करने शुरू कर दिए। अंबर उनके सवालों के हंस हंस कर जवाब दे रहा था। तुम्हारा नाम? अंबर। क्या तुम मुसलमान हो? हाँ। कहाँ से आए हो? आसमान के एक सियारे से जहाँ सभी मुसलमान आबाद हैं। इस पर दोनों मेजर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, गोया उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि अंबर सच बोल रहा है। लेकिन उड़न तश्तरी इस बात का बहुत बड़ा सबूत था कि वो आसमानी सियारे से आ रहा है। एक मेजर ने कहा, तुम कहते हो कि तुम्हारे जहाज में एटम बम लगा हुआ है, क्या ये सच है? जी हाँ। तुम एक इंतहाई खतरनाक एटम बम लेकर हमारे मुल्क में उतर आए हो, क्या ये जुर्म नहीं है?
अंबर ने कहा, मैं खुद नहीं उतरा बल्कि उतारा गया हूँ। इस पर वो दोनों मेजर लाजवाब से हो गए। अंबर ने कहा, जो एटम बम मेरी उड़न तश्तरी में लगा हुआ है वो इस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक मेरे अलावा कोई अहमक उसका दरवाज़ा नहीं खोलता। इसलिए मैंने आप लोगों को खबरदार कर दिया है कि कोई शख्स भी मेरी उड़न तश्तरी में दाखिल होने की कोशिश न करे। अचानक एक मेजर ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम किसी सियारे से नहीं आए बल्कि तुम रूस के जासूस हो और एक हवाई जहाज को उड़न तश्तरी की शक्ल देकर हमारे इलाके पर जासूसी करते फिर रहे थे और हमारे फौजी अड्डों की तस्वीरें उतार रहे थे। क्यों ना इस जुर्म में तुम्हें गोली से उड़ा दिया जाए। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या मतलब? मेजर ने हैरानी से पूछा। यानी तुम मर जाओगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अंबर ने कहा, मैं मरूंगा तो फर्क पड़ेगा ना, और अगर मैं मरूं ही ना तो फिर? मेजर परेशान हो गए। वो समझ गए कि ये एक चालाक शख्स है और उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। उन्होंने अंबर के साथ तशद्दुद करने का फैसला कर लिया क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये शख्स तशद्दुद के बाद सारा राज उगल देगा कि वो कौन है और कहाँ से आया है और किस मुल्क के लिए जासूसी कर रहा है। उस वक्त अंबर को एक ज़ेर ज़मीन लिफ्ट के जरिए उस कमरे में पहुंचा दिया गया जहां इंसानों को अजियत देने का साजो सामान लगा हुआ था। शिकंजे थे, कांटेदार तख्ते थे और बिजली का झटका देने वाली मशीनें थी। अंबर समझ गया कि इन लोगों के क्या इरादे हैं। वो दिल में उनकी अकल पर हंसा कि इन अहमक आदमियों को कुछ खबर नहीं कि मुझ पर इस किस्म की अजियतों का कोई असर नहीं होगा। उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए तमाशा ही सही। हिस्पानवी फौज का एक जनरल आकर सामने कुर्सी पर बैठ गया। दोनों मेजर उसके दाएं बाएं खड़े हो गए। अंबर को एक चौकी पर बिठा दिया गया। दो जल्लाद उसके करीब आकर खड़े हो गए। जनरल ने कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर मौका देता हूं कि जो कुछ हम पूछना चाहते हैं उसके सही सही जवाब हमें दे दो, नहीं तो खामखा सख्त तकलीफ उठाकर भी तुम बक पड़ोगे। अंबर ने बड़े इत्मीनान से कहा, आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मगर मेरा ख्याल है कि आप अपने सारे हथियार मुझ पर इस्तेमाल करके देख लें। थोड़ी देर बाद ही आपको अपनी शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी। जनरल ने जल्लाद को इशारा किया। जल्लाद ने अंबर की गर्दन के गिर्द और दोनों कलाइयों में बिजली की नंगी तारें बांध दी। खुद पीछे हटकर खड़ा हो गया। अंबर ने जल्लाद को इशारा किया। जल्लाद ने स्विच ऑन कर दिया। बिजली की तेज रो मीटर से निकलकर नंगी तारों में से होती हुई अंबर के जिस्म से टकराई। अंबर खामोश बैठा मुस्कुराता रहा, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। जनरल ने जल्लाद की तरफ कहर आलूद नजरों से देखकर कहा, स्विच बोर्ड ठीक करो, बिजली फेल हो गई है। जल्लाद ने उसी वक्त लपक कर बिजली को चेक किया। बिजली की रो बराबर तारों में आ रही थी। सर, बिजली ठीक आ रही है, फिर इस पर असर क्यों नहीं हो रहा? जनरल चिल्लाया। जल्लाद ने दोबारा स्विच को ऑन किया। बिजली तेजी से अंबर के जिस्म से टकराई और उस पर कोई असर न हुआ। जल्लाद ने जनरल की तरफ देखा। मेजर भी हैरान थे कि मामला क्या है। जनरल उठकर अंबर के करीब आया। बिजली बंद कर दो। बिजली की रो काट दी गई। जनरल ने हुक्म दिया, दूसरे तांबे की तारें गिली करके इस शख्स के जिस्म के साथ बांध दी जाएं। उसी वक्त दूसरी तारें लाई गईं और जनरल के सामने अंबर के सारे जिस्म पर बांध दी गईं और जनरल ने अपनी निगरानी में स्विच को फिर से चेक कराया और प्लग लगाकर कहा, अब ऑन करो। सब पीछे हट गए। बटन दबा दिया गया। प्लग में से एक नन्हा सा शोला लपका, जिसका साफ मतलब यह था कि बिजली की रो आ गई है। मगर अंबर उसी तरह अपनी जगह पर बैठा मुस्कुराता रहा। कहने लगा, अभी आप कुछ और तमाशे भी देखेंगे। मैं तो महज तमाशा देखने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आपको जो करना है पहले कर लें, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूंगा। जनरल ने मेजरों की तरफ देखकर अपनी जुबान में कहा, ऐसा क्यों हो रहा है? एक मेजर बोला, सर, डॉक्टर को बुलाकर इसका जिस्मानी मुआयना कराया जाए। उसी वक्त एक फौजी डॉक्टर को बुला लिया गया। डॉक्टर ने अंबर के सारे जिस्म को चेक किया, फिर बोला, हर शय अपनी जगह पर ठीक काम कर रही है, फिर इस पर बिजली के करंट का असर क्यों नहीं हो सक रहा? डॉक्टर ने सर हिलाकर कहा, इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, ये तो खुदा की कुदरत मालूम होती है। जनरल ने चीख कर कहा, तुम लोग अहमक हो, हट जाओ यहाँ से। फिर उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि अंबर के दोनों पाँव शिकंजे में जकड़कर इसके टखने तोड़ दिए जाएं। अंबर मुस्कुराया, ठीक है, एक इम्तिहान और सही। जल्लाद ने मोटी रस्सी अंबर के दोनों टखनों में बांधी और उसका सर शिकंजे की मशीन के साथ बांध दिया। जनरल ने हुक्म दिया और मशीन का बटन दबा दिया गया। मशीन की चरखी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। रस्सी उसके इर्द गिर्द लिपटी जा रही थी। अंबर के टखनों के गिर्द रस्सी कसी जाने लगी। जब रस्सी खूब तन गई और ऐसा लग रहा था कि बस अब एक सेकंड में अंबर के दोनों टखने कटाक की आवाज़ के साथ टूट जाएंगे, जनरल ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, फिर बताओ तुम किस मुल्क से आए हो और तुम्हारे दूसरे साथी स्पेन में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? अंबर ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा। अंबर ने यूं ही मजाक में ऐसा कह दिया था। वो जनरल को गुस्सा दिलाकर चाहता था कि वो अपना आखिरी हथियार भी उस पर इस्तेमाल करे ताकि बाद में अंबर उसका बदला ले सके। जनरल ने हाथ का इशारा किया और जल्लाद ने मशीन को चला दिया। चरखी आहिस्ता आहिस्ता उल्टे रुख घूमने लगी। वहाँ जो लोग खड़े थे वो टखनों के टूटने की आवाज़ का इंतजार करने लगे। बस अब हड्डियाँ टूटी के टूटी। कटाक की आवाज़ आई। सब ने एक सेकंड के अंदर आंखें बंद कर लीं। दोबारा आंखें खोली तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनके सामने अंबर बड़े सुकून से बैठा था और चरखी की रस्सी टूट चुकी थी। ये आवाज़ अंबर के टखनों के टूटने की नहीं बल्कि रस्सी के टूटने की थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चरखी बेहद मजबूत थी, रस्सी भी बेहद मजबूत थी। उनके टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर ऐसा क्यों कर हो गया? जनरल ने करीब आकर अंबर के टखनों को गौर से देखा। डॉक्टर ने भी उसकी हड्डियों का मुआयना किया, मगर वहाँ तो रस्सी का हल्का सा निशान भी नहीं था।
टखने की हड्डियां अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत थी। वो चकरा कर रह गया। उसने अजियत का तीसरा तरीका आजमाने का फैसला किया। उसके हुक्म से जल्लाद ने अंबर को एक सतून के साथ खूब कसकर बांध दिया। फिर एक सिपाही राइफल लेकर थोड़े फासले पर खड़ा हो गया। उसने जनरल के हुक्म से अंबर की रान का निशाना लिया। मकसद ये था कि अंबर की रान को गोली मारकर जख्मी कर दिया जाए ताकि उससे तकलीफ होगी और ना मरेगा भी नहीं। अंबर ये सब कुछ खामोशी से देखता रहा। उसने इतना कहा, जनरल तुम अपनी गोली ज़ाया करोगे। जनरल ने कहा, इस बार ऐसा ना हो सकेगा मिस्टर अंबर, मैं अगर चाहूँ तो ये गोली तुम्हारे दिल के पार हो सकती है। अंबर ने कहकर लगाया, जनरल तुम लोग मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। स्पेन में मुसलमानों ने 900 साल तक हुकूमत की है। मैं उनकी तारीखी यादगारों की सैर करना चाहता हूँ और तुम लोगों ने मेरा इस तरह वक्त ज़ाया करना शुरू कर दिया है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारी शानदार गाड़ी में बैठकर अब करतबा और गरनाता के खूबसूरत महलात की सैर करूंगा। जनरल ने हाथ का इशारा कर दिया। सिपाही ने ट्रिगर दबा दिया। धमाके की आवाज़ के साथ राइफल में से गोली निकली और सीधी अंबर की रान पर जा लगी। सब ने देखा कि गोली अंबर की रान के साथ लगकर उछली और साथ वाली दीवार से लगकर एक मेज़ के किनारे को तोड़ती हुई फर्श में जा घुसी। जनरल और डॉक्टर भागकर अंबर के पास गए और उन्होंने गौर से उसके जख्म को तलाश करना शुरू कर दिया, जो वहाँ कहीं भी नहीं था। उनका ख्याल था कि ये गोली उसकी रान में से निकलकर दीवार से टकराती हुई फर्श में जा धंसी है, लेकिन अब मालूम हुआ कि गोली अंबर की रान के गोश्त से उछटकर दूर गिरी है। ये वाकया डॉक्टर को हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। उसने सिरिंज लेकर उसकी सुई अंबर की रान में दाखिल करने की कोशिश की, मगर अंबर का गोश्त गोया लोहे का बन गया था। सुई टूट कर रह गई। अंबर ने जनरल की तरफ देखकर कहा, जनरल ये मैं खुदा की कुदरत का करिश्मा देख रहा हूँ। मेरा इल्म यहाँ बेबस हो गया है। जनरल ने भी झुककर अंबर की रान को देखा। वहाँ गोली का नामो निशान तक न था और सिरिंज की टूटी हुई सुई डॉक्टर के हाथ में पकड़ी रह गई थी। मेजर भी ताज्जुब कर रहे थे। आखिर अंबर ने कहा, जनरल बेहतर ये है कि अब तुम मेरी ताकत को तस्लीम करते हुए अपनी शिकस्त तस्लीम कर लो, क्योंकि अब अगर मैं चाहूँ तो तुम सबको हिला कर सकता हूँ। तुम्हारी गोलियाँ, दस्ती बम और तलवारें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या ख्याल है? जनरल ने पिस्तौल निकाल लिया। मैं कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपने पिस्तौल से शूट कर दूंगा। और जनरल ने पिस्तौल की सारी गोलियां बारी बारी अंबर के जिस्म पर ख़त्म कर दी। उसके बाद अंबर मुस्कुराता रहा। उसे कुछ ना हुआ था। अब अंबर से सब्र नहीं हो रहा था। उसने थोड़ा सा जोर लगाकर रस्सा जिसके साथ वो बंधा हुआ था तोड़ दिया। वो आज़ाद होकर सामने आ गया। उसने जनरल के हाथ से पिस्तौल लेकर उसे यूं मरोड़ दिया जैसे वो गत्ते का कोई खिलौना हो, और उसे तरोड़ मरोड़ कर ज़मीन पर फेंक कर बोला, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी हुकूमत को तहस नहस कर सकता हूँ, मगर मेरा ये मिशन नहीं है। मैं इस्पानिया की सैर करना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी फ़ज़ाओं में मुझे अभी तक मुसलमानों की अजानों की आवाज़ सुनाई दे रही है। और अंबर कमरे से बाहर निकल गया। किसी को रोकने की हिम्मत ना हुई। जब वो अकूबत खाने से बाहर आकर किले की धूप में निकल आया तो पीछे से जनरल ने उसे आवाज़ दी, मिस्टर अंबर। अंबर ने मुड़कर देखा। जनरल तेज कदमों से उसकी तरफ आ रहा था। अंबर रुक गया। जनरल के पीछे पीछे दोनों मेजर और डॉक्टर भी थे। जनरल ने अंबर का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कहा, मैं तुम्हारी तरफ स्पेन की हुकूमत की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्पेन की तारीखी इमारतों की सैर कराऊंगा। जनरल ने अंबर के साथ दोपहर का खाना खाया, फिर उसे शहर की तारीखी यादगारों की सैर को ले गया। यहाँ गरनाता के महल और करतबा की मस्जिद तो नहीं थी और ना ही अलहमरा के खूबसूरत बाग थे, लेकिन फिर भी वहाँ मुसलमानों की पुरानी यादगारें बाकी थी। खाने के बाद जनरल ने अंबर से बातों ही बातों में पूछा कि उसकी ताकत का राज क्या है। असल में जनरल ने हाई कमांड को सारी बात बता दी थी और ऊपर से उसे हुक्म मिला था कि अंबर के साथ दोस्ती डालकर उससे राज मालूम करने की कोशिश करो। अंबर भी अहमक नहीं था, सब कुछ समझता था। उसने मुस्कुरा कर कहा, जनरल मेरी ताकत का राज है कि मैं कद्दू का शोरबा खाता हूँ। जनरल ने कहा, वो तो मैं भी खाता हूँ। अंबर बोला, मेरा ख्याल है कि तुम हलवा कद्दू का शोरबा खाते होगे। नहीं, मैं सिर्फ कद्दू का शोरबा भी खाता हूँ। तो फिर आज से हलवा कद्दू खाया करो। जनरल ने कहा, अंबर तुम मेरे दोस्त हो, मुझसे मजाक न करो। मैं तुम्हारा मद्दाह हूँ और एक तरह से तुम्हारा मुरीद हो गया हूँ। क्या तुम अपने मुरीद को अपनी ताकत का राज नहीं बताओगे? ज़रूर बताऊंगा, मगर अभी नहीं मिस्टर जनरल। फिर कब? वक्त आने पर। वो वक्त कब आएगा? जब वो वक्त आएगा। और अंबर जोर से हंस दिया। जनरल ने खिसियाना सा होकर कहा, तुम बड़े मज़ाहिया नौजवान हो। तुम्हारी ज़राफ़त से मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि तुम्हारी उड़न तस्री के एटम बम के बारे में मेरी हुकूमत बहुत परेशान है। अंबर ने आंख मीच कर कहा, मिस्टर जनरल, हुकूमत को परेशान रहने दो। हुकूमतें परेशान ही रहें तो अच्छा है। नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी ना भूलूंगा अगर तुम मुझे एटम बम के बारे में बता दो। अंबर को ये इल्म था कि अगर उसने कह दिया कि उड़न तशरी में एटम बम नहीं है तो ये लोग उसी वक्त उड़न तशरी पर कब्जा कर लेंगे। उसने कहा, वक्त आने पर वो भी बता दूंगा। बात आई गई होगी। शाम को जर्नैल डॉक्टर को साथ लेकर हेडक्वार्टर इस मामले की पूरी रिपोर्ट देने गया। वहाँ वजारत दिफा का सेक्रेटरी भी था। 2 जर्नैल भी थे। वो यकीन नहीं कर रहे थे कि एक आदमी में इतनी ताकत भी हो सकती है कि उस पर गोली असर न करे। सेक्रेटरी ने कहा, तुमने एक हरबा अभी तक नहीं आजमा कर देखा। वो कौन सा जनाब? हमने तो सारे तरीके आजमा कर देख लिए हैं। सेक्रेटरी ने कहा, क्या अंबर पर क्लोरोफॉर्म भी कुछ असर नहीं करता?
मेरा मतलब है कि अगर इसे बेहोश कर देने वाली दवाई सुंघाई जाए तो क्या वह बेहोश नहीं होगा? डॉक्टर और जर्नैल एक दूसरे का मुंह तकने लगे। ये तरीका वाकई उन्होंने अभी तक नहीं आजमाया था। सेक्रेटरी ने कहा, जाओ और अंबर को बेहोश करके देखो, अगर वो बेहोश हो जाए तो मुझे इतला दो। डॉक्टर और जर्नैल उसी रात वापस आ गए। डॉक्टर ने क्लोरोफार्म की शीशी जेब में रखी और जर्नैल को साथ लेकर अंबर के मकान में आ गया। अंबर एक कमरे में पलंग पर लेटा मारिया और नाग के बारे में सोच रहा था कि अचानक जर्नैल के साथ डॉक्टर अंदर आ गया। गुड इवनिंग मिस्टर अंबर। अंबर मुस्कुराया। क्या कोई और तरीका सूझा है आप लोगों को? नहीं मिस्टर अंबर, हम तो तुम्हारे साथ ये तय करने आए हैं कि सुबह क्या प्रोग्राम है। बहुत खूब, आओ बैठो और सुबह का प्रोग्राम तय करते हैं। मैं सबसे पहले गरनाता जाकर अल हमरा के बागात देखना चाहता हूँ। अंबर जर्नैल के साथ मिलकर बातें करने लग गया। डॉक्टर उसके पीछे बैठा था। वो जरा खिसक कर आगे जरा हो गया। उसने जेब में हाथ डालकर क्लोरोफार्म की शीशी निकालकर सारा क्लोरोफार्म अपने सफ़ेद रुमाल पर उंडेला और मुट्ठी बंद कर दी। फिर एक ही जस के साथ उसने रुमाल अंबर की नाक के साथ लगा दिया। क्लोरोफार्म इस कदर तेज था कि अंबर ने थोड़ी सी जद्दोजहद की, मगर उसका एक ही सांस अंबर को बेहोश करने के लिए काफ़ी था। अंबर बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। जर्नैल ने उसी वक्त सेक्रेटरी को फ़ोन पर बताया कि अंबर क्लोरोफार्म सूंघने से बेहोश हो गया है। बहुत खूब, हम आ रहे हैं। आधी रात को सेक्रेटरी दिफा और दूसरा जर्नैल सभी वहां पहुंच गया। उन्होंने बेहोश अंबर को गौर से देखा। वो बिल्कुल बेहोश था। डॉक्टर ने उसे और क्लोरोफार्म सुंघा दिया ताकि अंबर को अचानक होश ना आ जाए। जर्नैल ने सेक्रेटरी से कहा, आप बेहोश करके क्या मालूम करना चाहते हैं? सेक्रेटरी ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी का जिंदा रहना हमारे लिए बेहद खतरनाक बात होगी। ये अगर चाहे तो हमारा तख्ता उलट सकता है और सारी स्पेन पर और सारे यूरोप पर कब्जा कर सकता है। इसलिए इसे ख़त्म कर दिया जाए और उसका यही एक तरीका है कि बेहोश होने के बाद इसके मुंह में इंतहाई मोहल्ले के जहर या गैस छोड़ दी जाए, फिर ये अपनी मौत आप मर जाएगा। जर्नैल बोला, क्या हम इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मगर इसका कोई भरोसा नहीं। हम इस पर एतमाद नहीं कर सकते। कोई शख्स इसकी ज़मानत नहीं दे सकता। कल को अगर ये हमारे खिलाफ भी हो गया तो फिर हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा। और फिर ये मुसलमान है जिसके मुल्क पर हमने कब्जा कर रखा है। ये कभी ना कभी ज़रूर हमें धोखा दे जाएगा और हमसे बदला लेगा। इसलिए मेरा ख्याल यही है कि इसे जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर दिया जाए। जर्नैल गौर करने लगा। उसने अपने दोनों फौजी अफसरों से मशवरा किया। उन्होंने थोड़ी देर गौर करने के बाद फैसला दे दिया कि अंबर को जहरीली गैस से हलाक कर दिया जाए। उन्हें यह मालूम नहीं था कि अंबर जहरीली गैस से भी नहीं मर सकता। वो ये समझ रहे थे कि अंबर जहरीली गैस से बेहोश हो सकता है तो वह हलाक भी हो सकता है। जर्नैल ने डॉक्टर को इशारा करके अपने करीब बुलाया और कहा कि अंबर को जहरीली गैस से हलाक कर दिया जाए। डॉक्टर ने कहा, बेहतर यह है कि इसे नीचे लेबॉर्ट्री में ले जाया जाए। वहाँ हमारे पास सबसे ख़तरनाक जहर साइनाटेट मौजूद है। हम उसके हलक में साइनाटेट जहर की गैस डाल देंगे। उस वक्त बेहोश अंबर को स्ट्रेचर पर डालकर किले के अस्पताल के नीचे बनी हुई लेबॉर्ट्री में पहुंचा दिया गया। सेक्रेटरी दिफा, जर्नैल और दोनों फौजी अफसर एक तरफ स्ट्रेचर के पास ही कुर्सियों पर बैठ गए। डॉक्टर ने तमाम नर्सों वगैरह को वहां से भिजवा दिया था। डॉक्टर ने एक अलमारी में से साइनाटाइट जहर की शीशी निकालकर एक नलकी के जरिए बोतल में डाली, जिसमें कोई सियाल शय पहले ही मौजूद थी। जहर बोतल में गया तो वहां गैस पैदा हुई। डॉक्टर ने शीशे की नलकी अंबर के मुंह के अंदर हलक में उतार दी। डॉक्टर ने जर्नैल की तरफ देखा और कहा, मैं जहरीली गैस इसके हलक में छोड़ने लगा हूँ। ये जहर ऐसा है कि अगर इसका एक कतरा तालाब में डाल दिया जाए तो सारा शहर वो पानी पीने से हलाक किया जा सकता है। सेक्रेटरी ने कहा, जल्दी से अपना काम ख़त्म करो। डॉक्टर, हमें मालूम है कि यह जहर किस कदर ख़तरनाक है। यस सर, डॉक्टर ने सर हिलाकर कहा। फिर उसने जहरीली गैस से भरी बोतल को ऊपर कर दिया और एक हुक को दबाया। हुक के दबते ही जहरीली गैस बोतल से निकलकर शीशे की नलकी में से गुजरकर अंबर के हलक में जाना शुरू हो गई। वहाँ बैठे हुए सभी अंबर को बड़े गौर से देख रहे थे। जब सारी जहरीली गैस अंबर के जिस्म में चली गई तो डॉक्टर ने नलकी अलग कर ली और अंबर के दिल का मुआयना किया। अंबर के दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तजुर्बा कामयाब रहा सर, अंबर मर चुका है। जर्नैल ने डॉक्टर को शाबाश दी और सेक्रेटरी की जानिब देखकर कहा, इस लाश का क्या किया जाए? सर, मेरा ख्याल है कि लाश को समंदर में फेंक दिया जाए। ये सेक्रेटरी का ख्याल था। उसने जर्नैल से कहा, मैं चाहता हूँ कि इस शख्स की लाश को ऐसी जगह फेंका जाए जहाँ से इसकी एक हड्डी भी सलामत न रहे। तो फिर इसे कफन में बंद करके पहाड़ी की गार में दफन कर दिया जाए तो बेहतर है। हाँ, कोहे अरावट के गार में हम इसे दफन कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, लाश को उठाया जाए। अंबर की लाश को लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया गया। संदूक के ऊपर तख्ता कीलों से अच्छी तरह से ठूंक दिया गया। उसे खुफिया गाड़ी में रखकर किले के जनूब में कोहे अरावट के तारीख और पुरपेश दुश्वार गुजार गार में लाया गया। सेक्रेटरी, जर्नैल और दोनों फौजी अफसर वहाँ मौजूद थे। सख्त ज़मीन बड़ी कोशिश और मेहनत के बाद खोद कर कब्र बनाई गई और उसके अंदर अंबर की लाश वाला संदूक उतार कर ऊपर से पत्थर और मिट्टी डालकर कब्र को बंद कर दिया गया। जर्नैल ने हाथ झाड़ कर कहा, हमने अपने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। वो लोग अंबर की लाश को दफन करने के बाद वापस गार से निकलकर किले में आ गए। जर्नैल ने हेडक्वार्टर को इतला कर दी
कि अंबर को हिला करके जमीन के अंदर हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया गया है। हेडक्वार्टर ने जर्नैल, सेक्रेटरी दिफा और डॉक्टर के लिए खिदमत के खास तमगे देने का ऐलान किया। ये लोग बड़े खुश हुए, मगर तकदीर उनकी मुसर्रतों पर मुस्कुरा रही थी। आधी रात को आसमान बादलों में छुप गया, बिजली चमकने और बादल गरजने लगे। फिर बारिश शुरू हो गई। कोई इरावट के गार में गहरी तारीकी थी। एक गीदड़ बारिश से बचने के लिए गार में आ गया और मुंह पर उठाकर शोर मचाने लगा। फिर शायद अपनी ही आवाज से डरकर वहां से भाग गया। उस बारिश और तूफान में एक जीप गार के दरवाजे पर आकर रुकी। उस जीप में से 2 आदमी एक छोटा सा संदूक लेकर उतरे। उनका तीसरा साथी जीप में ही बैठा रहा। उसने झुककर कहा, क्या मैं भी आऊं? नहीं, तुम जीप में ही रहो, हम अभी आते हैं। ये तीनों मुल्क के नामी ग्रामी चोर थे। सुबह उन्होंने शहर में एक बहुत बड़े बैंक को लूटा था और उसकी दौलत लेकर अब गार में किसी जगह दफन करने आए थे, ताकि जब मामला रफा दफा हो जाए तो अपनी दौलत वहां से निकाल कर किसी दूसरे मुल्क की राह लें। दोनों चोरों ने चमड़े की जैकेटें पहन रखी थी। संदूक में कम से कम $2 करोड़ के करेंसी नोट और सोना भरा हुआ था। संदूक को उठाए वो गार में आ गए। एक चोर आगे आगे था और टार्च से रोशनी कर रहा था। टार्च काफी ताकतवर थी। उसकी रोशनी में गार के पत्थर और संगरेजे साफ साफ नजर आ रहे थे। गार का मोड़ घूमकर वो एक जगह आकर रुक गए। उन्हें गार में एक कब्र नजर आई। ये किसकी कब्र है? एक चोर ने पूछा। दूसरे ने कंधे उचकाकर कहा, खुदा जाने किसकी कब्र है। मेरा ख्याल है कि पुराने जमाने का कोई मुसलमान दफन है। इसे इसी तरह पड़ा रहने दो और इससे जरा परे हटकर गड़ा खोदते हैं। उन्होंने कंधे पर से दौलत से लदा हुआ संदूक उतार कर नीचे रख दिया और फावड़े से जमीन खोदनी शुरू कर दी। जमीन सख्त थी, इसलिए उन्हें खोदते हुए दिक्कत हो रही थी। बाहर बादलों की हल्की हल्की गरज सुनाई दे रही थी। जब गड़ा खुद गया तो दोनों चोरों ने संदूक उसके अंदर दफन करके ऊपर पत्थर वगैरह बखेर दिए। इस काम से फारिग होकर दोनों चोर गार से बाहर आ गए और गिरती बारिश में जीप में बैठकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद बारिश ज्यादा तेज हो गई। अंबर की अचानक आंख खुल गई। बेहोशी की दवा का असर जायल हो चुका था। जहरीली गैस का असर भी खत्म हो गया था। उसने महसूस किया कि वो एक संदूक में बंद है। उसके सर के ऊपर लकड़ी का जो तख्ता है वो समझ गया कि उसे मुर्दा समझकर या मुर्दा करने के बाद संदूक में बंद करके दफन कर दिया गया है। भला ये क्यों क्या हो सकता था कि वो जिंदा दफन हो जाए। उसने हाथ ऊपर उठाकर लकड़ी के तख्ते को उखाड़ना चाहा, मगर उसके ऊपर पत्थरों और मिट्टी का बना हुआ बोझ लदा हुआ था। अंबर को दुश्वारी पेश आई। उसने पहलू में से कफन की लकड़ी को उखाड़ दिया, क्योंकि पहलुओं की जानिब रेतली मिट्टी जरा नरम थी। अब उसने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। जब सुराख बड़ा हुआ तो वो कफन से बाहर निकल आया और उसने सुराख में से रेंगना शुरू कर दिया। साथ साथ वो हाथों से जमीन खोदता भी जाता था, मट्टी को अलग अलग हटाता जा रहा था, जिस तरह के इंसान समंदर में तैरता है। आगे फिर मट्टी बड़ी नरम थी। असल में ये मट्टी साथ वाले दूसरे गड्ढे की थी जिसमें अभी अभी चोर खजाने का संदूक दफन करके गए थे। अंबर का हाथ एक और संदूक से टकराया। उसने देखा कि संदूक छोटा और लकड़ी का था। वो मट्टी हटाता हुआ संदूक के ऊपर आ गया। संदूक के ऊपर मट्टी काफी नरम थी, चुनाचे वो बड़ी आसानी से सुराख को ज्यादा बड़ा करता गड्ढे से बाहर आ गया। उसने संदूक को गौर से देखा। संदूक बंद था। अंबर ने संदूक को खोला तो उसके अंदर सोने की 6-7 ईंटें और अमरीकी डॉलरों के नोटों की गड्डियां रखी थी। वो समझ गया कि यह कारनामा किसी चोर का है, जो कहीं डाका डालने के बाद दौलत इस जगह छुपा गया है। अंबर ने गड्ढे में मट्टी भरकर उसे दोबारा उसी तरह से बंद कर दिया और फिर गार में से निकलकर बाहर आ गया। बाहर बारिश हो रही थी। आसमान अंधेरे बादलों में छुपा हुआ था। रात खुदा जाने कितनी गुजर चुकी थी। सर्दी भी काफी हो रही थी। अंबर गार के मुंह पर ही एक जगह बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। आखिर खुदा खुदा करके बारिश रुकी तो अंबर वहां से चला। ये एक पहाड़ी सिलसिला था और एक सड़क पहाड़ी के साथ साथ शहर को जा रही थी। रास्ते में एक जानिब उसने वो किला देखा जिसके अंदर उसे अजियत दी गई थी। अंबर वहां से गुजर गया और शहर में दाखिल हुआ। बारिश और सर्दी और रात की वजह से शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। सड़कें गीली हो रही थी। उसे एक होटल में रोशनी नजर आई तो वो वहां आ गया। अंबर ने उस संदूक में से कुछ डॉलर निकालकर जेब में रख लिए थे ताकि उसकी जरूरत पूरी हो सके। जंगल में अपनी उड़न तश्तरी में जाने से पहले वो कॉफी का एक गरम गरम प्याला पीना चाहता था। ये होटल रात का होटल था। अंदर 2-3 बूढ़े गाहक बैठे कॉफी पी रहे थे। अंबर एक मेज पर बैठ गया। करीबी गैस का हीटर जल रहा था। होटल के अंदर की फिजा गर्म थी। बहरा आया तो अंबर ने कॉफी का एक प्याला मंगवाया और पीने लगा। कॉफी पीकर जब वो खूब गर्म हो गया तो उसने डॉलर निकालकर बहरे को दिया। बहरे ने डॉलर ले जाकर काउंटर पर खड़े मालिक को दिया तो उसने उसे गौर से देखा। फिर एक कॉपी निकालकर उसमें लिखे हुए नंबर को डॉलर के नंबर से मिलाया। फिर अंबर को देखा जो आराम से बैठा बाहर सड़क को देख रहा था, जहां से कभी कभी कोई कार गुजर जाती थी। होटल के मालिक ने नीचे झुककर फोन पर पुलिस को इत्तला कर दी। अंबर ने सोचा कि बहरा अभी तक रेजगारी वापस लेकर क्यों नहीं आया। उसने बहरे को बुलाने के लिए मेज पर रखी हुई घंटी बजाई। बहरे ने आकर रेजगारी अंबर के हवाले कर दी। अंबर उठकर बाहर जाने लगा तो अचानक दरवाजे पर पुलिस के आदमियों ने उसे घेर लिया। पुलिस अफसर ने आगे बढ़कर अंबर से पूछा, तुम कौन हो और $100 का जो नोट तुमने अभी अभी तुलवाया है वो कहाँ से हासिल किया है। अब अंबर बात की तह तक पहुंच गया था। दिल में सोचने लगा कि ख्वामख्वाह एक नए झंझट में फंस गया। उसे मालूम था कि वो डॉलर का नोट चोरों ने बैंक से चुराया था।
जिसका सीरियल नंबर पुलिस ने शहर के तमाम दुकानदारों और होटल वालों को दे रखा होगा। अंबर ने पुलिस अफसर से कहा, मैं अपनी जगह आराम से बैठकर बात करना चाहता हूँ। पुलिस अफसर ने अपने साथियों को इशारा किया, वो लोग बाहर चले गए। पुलिस अफसर ने अंबर को साथ लिया और होटल के एक खाली कैबिन में जाकर बैठ गया। अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। अंबर ये मालूम करना चाहता था कि चोरों ने डॉलर किस जगह से चोरी किए हैं। पुलिस अफसर ने बताया, ये रकम एक बैंक में डाका डालकर हासिल की गई है, इसके साथ सोने की ईंटें भी हैं। स्पेन का ये सबसे बड़ा डाका है। मैं चाहता हूं कि तुम सीधे सीधे हमें बता दो कि तुम्हारे साथी कहां पर है और ये रकम तुमने किस जगह से हासिल की है। अंबर ने कहा, मैं मिस्र का रहने वाला हूं और स्पेन में रोजगार की तलाश में आया हूं। आज सुबह रेलवे स्टेशन पर मुझे एक आदमी मिला जिसने कहा कि उसे एक मजदूर की जरूरत है। मैं उसके साथ हो लिया। वो मुझे हवाई अड्डे पर ले गया, जहां से एक अटैची केस मेरे हवाले करके कहा कि मैं उसे रेलवे स्टेशन पर मौजूद उसके साथी को पहुंचा दूं। मैंने ये काम कर दिया तो उसने मुझे $100 का ये नोट दे दिया। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। पुलिस अफसर अंबर की तरफ देखकर हंसा। मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? अंबर। मिस्टर अंबर, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब मैं तुम्हें थाने ले जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि थाने में हमारे पास ऐसा इंतजाम है कि तुम सच्ची बात बताने पर मजबूर हो जाओगे। क्या ख्याल है? अंबर समझ गया कि थाने में ले जाकर उस पर तशद्दुद किया जाएगा और ख्वामख्वाह फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसका सिवाय इसके और कुछ नतीजा नहीं निकलेगा कि वक्त ज़ाया होगा। उसने कहा, ऑफिसर, एक बात मैं तुमसे बड़ी साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि तुम मुझे थाना छोड़कर जहन्नुम में भी ले जाओगे तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। असल में अंबर दौलत के संदूक को उन लोगों से छुपाना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो ये दौलत अपने मुल्क ले जाए और उसे गरीबों में तकसीम कर दे। ऑफिसर ने पिस्तौल पर हाथ रखकर कहा, मुझे अफसोस है कि अगर तुम मेरे साथ चलने पर राजी ना हुए तो फिर मुझे। अंबर वहां लोगों के सामने तमाशा नहीं दिखाना चाहता था। उसने कहा, चलो मैं चलने पर तैयार हूँ। पुलिस अफसर अंबर को साथ लेकर थाने में आ गया। थाने के एक कमरे में उसे बंद कर दिया गया। उसे नींद आ रही थी। बारिश का तूफान थम गया था। वो सोने ही वाला था कि ऑफिसर 2 सिपाहियों के साथ अंदर आ गया। सिपाहियों ने आते ही अंबर की कनपट्टी पर जोर से मुक्के बरसाने शुरू कर दिए, मगर ऐसा हुआ कि दोनों सिपाही अपने हाथ पकड़कर जमीन पर बैठकर दर्द से तिल मिलाने लगे। ऑफिसर ने हैरानी से कहा, कमबख्तो, ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? एक सिपाही ने कहा, सर, इस शख्स की खाल पत्थर की तरह सख्त है। ऑफिसर ने उठकर अंबर को बालों से पकड़कर नीचे गिराने की कोशिश की, मगर वो ऐसा न कर सका। वो तड़प कर पीछे हटा और अंबर को घूरने लगा। अंबर के बालों को खींचते हुए उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उसने कांटेदार तारों को पकड़ लिया हो। उसने अंबर की तरफ देखते हुए कहा, तुम कौन हो? जिन, अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा। सिपाही और ऑफिसर एक दूसरे को तकने लगे। ऑफिसर ने हुक्म दिया, इसे बंद कर दो, सुबह इंस्पेक्टर जनरल को इतला दी जाएगी। अंबर को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया। रात का पिछला पहरा भी बाकी था। सिपाही चले गए तो अंबर ने जिस कमरे में उसे बंद किया गया था वो एक छोटा सा कमरा था और छत के साथ एक कमजोर रोशनी वाला बल्ब रोशन था। दीवार के ऊपर सिर्फ एक रोशनदान था। वहां से वो फरार होना चाहता था ताकि जल्दी से जल्दी अपनी उड़न तश्तरी में पहुंच जाए, मगर फरार अभी नामुमकिन दिखाई दे रहा था। इस सोच विचार में दिन चढ़ गया। दरवाज़ा खुला और ऑफिसर अपने साथ कोतवाल को लेकर अंदर आ गया। उन्होंने अंबर का गौर से मुआयना किया। अंबर ने कहा, अगर मैं तुम्हें डाकुओं के ठिकाने पर ले जाऊं तो क्या तुम लोग मेरी जान छोड़ दोगे? कोतवाल ने मूंछों को ताव देकर कहा, हाँ, अगर तुम ठीक निशाने पर हमें ले जाओ तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो फिर मेरे साथ चलें अभी। कोतवाल ने 2 सिपाहियों को साथ लिया, कार में अपने दरमियान अंबर को बिठाया और कार ने अंबर की हिदायत के मुताबिक शहर से बाहर जंगल की तरफ चलना शुरू कर दिया। अंबर उन्हें उस मकाम पर ले गया जहां ढलानी इलाके के जंगल में एक जगह उसकी उड़न तशरी थी। कोतवाली और सिपाही पिस्तौल का रुख अंबर की तरफ किए बैठे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। कोतवाल ने कहा, मिस्टर, तुम हमें धोखा नहीं दे सकते, हम इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। अंबर ने कहा, मुझे धोखा देने की कोई जरूरत नहीं। कार उसके सामने वाली पहाड़ी की ढलान के करीब रोक लेना। कार एक छोटी सी चट्टान के साथ उगे हुए भारी भरकम दरख्त की छांव में रोक दी गई। आसमान पर बादल बड़े घने थे। सूरज बादलों में छुपा हुआ था, जिसकी वजह से दिन की रोशनी बहुत कम थी। कोतवाल ने कहा, पहले तुम उतरो। अंबर मुस्कुराते बोला, मुझ पर शक न करो कोतवाल साहब, मैं तुम्हें ठीक उसी जगह लाया हूं जहां रात मैंने डाकुओं को नोटों से भरा हुआ संदूक लेकर जाते हुए देखा था और उन्होंने मुझे $100 दिए थे। कोतवाल ने पिस्तौल तान कर कहा, तुम आगे आगे चलो। अंबर उन्हें लेकर उड़न तश्तरी के पास आ गया और झाड़ियों में उस उड़न तश्तरी की तरफ इशारा करके बोला, यहाँ डाकू दाखिल हुए थे, वो इस मकान के अंदर रहते हैं। उड़न तश्तरी को देखकर कोतवाल और सिपाही हैरत में डूब गए। ये क्या शय है? अंबर ने कहा, डाकुओं की कमी गाह है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अंदर लिए चलता हूँ। इसका मतलब है कि तुम भी डाकुओं के साथी हो। अंबर ने कहा, तुम ऐसा ही समझ लो, अब तुमसे कोई बात नहीं छुपा सकता। डाकू मेरे साथी हैं, मगर मैं उनके डाकुओं से तंग आ गया हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग उन्हें गिरफ्तार कर लें। कोतवाल बोला, शाबाश, तुमने बड़ा अच्छा फैसला किया है, लेकिन याद रखो, अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं खुफिया दरवाजे से इस कमीगाह के अंदर जाऊंगा और फिर इशारा करूंगा। मेरे इशारे पर तुम लोग भी अंदर आ जाना।
ये कहकर अंबर उड़न तश्तरी की तरफ बढ़ा। उसने बटन दबाकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया। अंदर जाते ही अंबर ने थोड़ी देर के बाद दोबारा बटन दबाया और फिर इशारा करके पुलिस को अंदर आने की दावत दी। कोतवाल और सिपाहियों ने रिवॉल्वर तान लिया और फूंक फूंक कर कदम रखते हुए उड़न तश्तरी में दाखिल हो गए। अंदर आते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंबर ने अपने होठों पर उंगली रखकर कहा, श्श, डाकू साथ वाले कमरे में नोट गिन रहे हैं। कोतवाल ने आहिस्ता से कहा, हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। अंबर सरगोशी करते हुए बोला, मैं तुम्हें कमरे में ले जाता हूँ। वहाँ से मैं एक दीवार की खुफिया राहदारी खोल दूंगा जो उस कमरे को जाती है जहाँ इस वक्त डाकू बैठे नोट गिन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कोतवाल खुश होकर बोला। मिस्टर अंबर, मैं हुकूमत को तुम्हारे इनाम की खास तौर पर सिफारिश करूंगा। अंबर मुस्कुराया। मेरी ख्वाहिश है कि ये इनाम तुम हासिल कर लो। अब मेरे साथ साथ आओ। अंबर ने कोतवाल और दोनों सिपाहियों को साथ लिया और उड़न तश्तरी के नीचे वाले कमरे में उन्हें ले आया। इस कमरे में जब वो लोग दाखिल हो गए तो अंबर ने कहा, आप लोग इसी जगह ठहरे, मैं बाहर ले जाकर सामने वाली दीवार का खुफिया दरवाज़ा खोलता हूँ। कोतवाल और सिपाही अभी जवाब भी न देने पाए थे कि अंबर कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और साथ ही बिजली का ताला भी लग गया। ये इस कदर मजबूत ताला था कि इसे दुनिया का कोई इंसान नहीं खोल सकता था। पुलिस के आदमियों को बिल्कुल एहसास न हुआ कि वो इंतहाई मजबूत उड़न तश्तरी में कैद हो चुके हैं, जहाँ से अब वो अंबर की मर्जी के बगैर बाहर कभी नहीं निकल सकेंगे। जब अंबर को गए देर हो गई और खुफिया दरवाज़ा ना खुला तो कोतवाल को परेशानी ने घेर लिया। कहने लगा, कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं किया गया? एक सिपाही बोला, मुझे तो ऐसे ही लगता है सर। मुझे भी, दूसरे ने हाँ में हाँ मिलाई। कोतवाल अभी जवाब देने ही वाला था कि कमरे में लगे हुए किसी खुफिया लाउड स्पीकर से अंबर की आवाज़ आई, मिस्टर कोतवाल, तुम अब इस कमरे से क़यामत तक नहीं निकल सकते। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो इन्हें आज़ाद कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा। कोतवाल और सिपाही अपनी जगहों से उछल से पड़े। कोतवाल ने कहा, तुम कहाँ से बोल रहे हो? अंबर ने हंसकर कहा, इसी उड़न तश्तरी से। उड़न तश्तरी? कोतवाल की आवाज़ सहमी हुई थी। अंबर की आवाज़ आई, हाँ मिस्टर पुलिस ऑफिसर, तुम इस वक्त एक ऐसी अजीबो गरीब उड़न तश्तरी में कैद हो जो तुम्हारी दुनिया से अरबों नूरी साल के फासले पर एक सियारे से आई है। क्या कह रहे हो? हमें बाहर जाने दो। अंबर की आवाज़ आई, मेरा ख्याल है तुम्हें हमारे सियारे की सैर करनी चाहिए। मैं तुम्हें लेकर दुनिया से उड़कर अपने सियारे पर ले जाऊंगा, जहाँ से तुम बूढ़े होकर भी वापस ना आ सकोगे। अब तो कोतवाल और सिपाही सचमुच घबरा गए। एक सिपाही ने पिस्तौल निकाल कर कहा, सर, ये शख्स झूठ बोल रहा है, ये हमें गुमराह करना चाहता है। यकीन करें, इस कमरे को तोड़कर हम बाहर निकल सकते हैं। उनकी बातें अंबर सुन रहा था। उसकी आवाज़ फिर आई, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो बेशक ताकत आजमा कर देख लो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। कोतवाल ने सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने दरवाजे को जोर जोर से धड़धड़ाना शुरू कर दिया, मगर ऐसा लगता था कि वो दरवाज़ा गोया पत्थर का बना हुआ है। सिपाहियों के कंधे जख्मी हो गए, मगर दरवाज़ा अपनी जगह से 1 इंच का 1000वां हिस्सा भी अपनी जगह से न हिल सका। अब वो परेशान हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि अंबर ठीक ही कह रहा था। वो यकीनन किसी आसमानी उड़न तश्तरी में कैद हो चुके हैं और अब बाहर निकलना उनके बस में नहीं है। कोतवाल ने कहा, मिस्टर अंबर, अगर तुम वादा करो कि हमें आज़ाद कर दोगे तो हम तुम्हारी हर शर्त तस्लीम करने पर तैयार हैं। अंबर की आवाज़ आई, क्या तुम इस केस के सिलसिले में मेरा पीछा करना छोड़ दोगे? मैं वादा करता हूँ कि डाके के बारे में फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, बल्कि तुम्हारा कहीं नाम तक भी नहीं लूँगा। अंबर ने कहा, क्या तुम वादा करते हो कि यहाँ से निकलकर तुम किसी से उड़न तश्तरी के बारे में कोई बात नहीं करोगे? मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी उड़न तश्तरी का किसी से जिक्र नहीं करूँगा। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें अभी आज़ाद किए देता हूँ। इस गुफ्तगू के 2 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा एक तरफ हट गया और अंबर मुस्कुराता हुआ अंदर आया। तुम आज़ाद हो मिस्टर ऑफिसर। अल्फाज अभी उसके मुंह में ही थे कि कोतवाल ने पिस्तौल का फायर कर दिया। गोली अंबर के सर पर लगी। सिपाहियों ने भी अंबर पर पिस्तौल में से एक गोली फायर कर दी। ये दोनों गोलियां भी अंबर के सीने में आकर लगीं। कोतवाल और सिपाही बड़े खुश हुए क्योंकि गोलियां ठीक निशाने पर लगी थी। उनका ख्याल था कि अब अंबर की लाश फर्श पर तड़प रही होगी, मगर हुआ यह कि तीनों गोलियां अंबर के जिस्म से टकराकर फर्श पर गिर पड़ी और अंबर उसी तरह खड़ा रहा। फिर वो गुस्से के साथ बोला, तुम लोग झूठे हो, तुमने अपने वादे का ख्याल नहीं किया और मुझे हलाक करने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोतवाल ने इशारा किया और उसके सिपाहियों ने धड़ाधड़ अंबर पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने अपने अपने पिस्तौल की सारी गोलियां अंबर पर खाली कर दी, मगर अंबर पर कुछ भी असर न हुआ। अंबर ने कहा, तुमने देख लिया है कि मुझको तुम्हारे पिस्तौलों की गोलियां हलाक नहीं कर सकी। उसने जमीन पर गिरी हुई सारी गोलियां उठाकर कोतवाल के मुंह पर दे मारी। इनका हार बनाकर अपने गले में डाल लो। कोतवाल और सिपाही थरथरा रहे थे। उन्हें यकीन हो गया कि अंबर ने जो कुछ कहा था कि मैं जिन हूं, तो ठीक ही कहा था। वो यकीनन जिन था, वो इंसान नहीं था और फिर किसी आसमानी सितारे की मखलूक था जिस पर गोली भी असर नहीं करती थी। कोतवाल ने हाथ जोड़ लिए और डरी हुई रहम तलब आवाज़ में बोला, हमारी जान बख्शी कर दो ऐ अजीम जिन, हम यहाँ से चले जाएंगे और किसी से सारी जिंदगी तुम्हारा जिक्र नहीं करेंगे। अंबर ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि आज दोपहर के खाने पर मैं तुम लोगों की हड्डियों का शोरबा बनाकर पी जाऊं। क्यों, क्या ख्याल है तुम्हारा? अंबर ने आगे बढ़कर कोतवाल की मोटी तोंद पर उंगली रखकर दबाते हुए कहा। कोतवाल की टांगें खौफ से कांपने लगी। खुदा के लिए मेरे छोटे छोटे बच्चों पर तरस खाओ, मेरी जान बख्श दो।
मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। अंबर ने दूसरे सिपाहियों की तरफ देखा और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक संदूक में बंद कर दूं और फिर उड़न तश्तरी को खला में ले जाकर संदूक को बाहर फेंक दूं। खुदा की कसम, तुम सियारा बनकर जब तक ये दुनिया कायम है आसमान की वसूतों में सैर करते रहोगे। कोतवाल अंबर के कदमों पर गिर कर रोने लगा। ए अजीम जीन, ऐसा न करना, मेरे बच्चे बिलक बिलक कर मर जाएंगे, मेरी बीवी जिंदा दरगोर हो जाएगी, रहम करो हम पर। अंबर जोर से हंसा। बड़े बुज़दिल हो तुम पुलिस ऑफिसर। अच्छा, मैं तुम्हारे बाल बच्चों का ख्याल करते हुए तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मेरे साथ आओ। अंबर ने उन तीनों पुलिस वालों को साथ लिया और उड़न तश्तरी के दरवाजे पर लाकर बोला, मेरे पास एक ऐसी मशीन है कि जो तुम्हारा पीछा करेगी। मेरे रडार पर तुम्हारी आवाज़ हमेशा आती रहेगी। अगर तुम लोगों ने किसी से मेरी उड़न तश्तरी के बारे में बात की तो मुझे यहाँ खबर हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें जहाँ कहीं भी तुम होगे एटमी शुआ से जलाकर भस्म कर दूंगा। कोतवाल ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ, हम किसी से कभी भी तुम्हारा और तुम्हारी उड़न तश्तरी का जिक्र नहीं करेंगे। भला हमें मौत के मुंह में जाने की क्या पड़ी है? क्या हमें हमारे बच्चे अजीज नहीं हैं? बाकी दोनों सिपाहियों ने भी कहा, हमें माफ़ कर दो जिन, यकीन करो हम यहाँ से जाते ही सब कुछ भुला देंगे। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर इसका खुमियाजा तुम्हें हर हालत में भुगतना पड़ेगा। अब तुम जा सकते हो। और वो लोग दरवाजे से कूदकर बाहर निकले और जंगल में गायब हो गए। उनके जाने के बाद अंबर ने आराम किया। शाम को वो उड़न तश्तरी को उठाकर पहाड़ियों में उस जगह ले गया जहाँ गार के अंदर सोने और डालों से भरा हुआ संदूक दफन था। उड़न तश्तरी उसने चट्टान की ओट में खड़ी कर दी और खुद गार में दाखिल हो गया। फावड़ा उसने अपने साथ ही रख लिया था। अपनी पुरानी कब्र के पास जाकर ज़मीन खोदी और संदूक को बाहर निकालकर उसे गार के दरवाजे तक घसीटता हुआ ले आया। फिर उसने संदूक को कंधे पर उठाया और गार से बाहर निकलने ही लगा था कि अचानक उसे किसी ने जोर से धक्का दिया और वो गिर गया और संदूक परे जा पड़ा। उसके साथ ही पिस्तौल का फायर हुआ और गोली अंबर के कंधे के ऊपर से गुजरकर पीछे पत्थर से जा लगी, जहां से टुकड़े उड़ गए। अंबर ने देखा उसके सामने दो आदमी चमड़े की जैकेटों में मलबूस पिस्तौल लिए खड़े थे। ये वही चोर थे जिन्होंने बैंक में डाका मारकर ये खजाना लूटा था और वो अंबर को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। उनमें से एक आदमी के माथे पर जख्म का लंबा निशान था। उसने गुर्राकर अपने साथी से कहा, ग्रेंगो, इसे खत्म कर दो, तुम्हारा निशाना कभी खता नहीं गया, फिर ये गोली से क्यों नहीं लगी? ग्रेंगो ने अपने जर्द दांत निकालते हुए कहा, सॉरी बॉस, इस बार निशाना खता नहीं जाएगा। और ग्रेंगो ने पिस्तौल का निशाना लेकर अंबर के सीने पर गोली मार दी। गोली ठीक उस जगह सीने पर लगी जहां अंबर का दिल धड़क रहा था। अंबर ने झूठ मूठ जोर से चीख मारकर दिल पर हाथ रखा और औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। ग्रेंगो ने हंसकर पिस्तौल की नाली में फूंक मारी और बोला, बॉस, अब तो तुम खुश हो, मैंने इसे मार डाला है। उसने खुश होकर कहा, शाबाश ग्रेंगो, तुम बड़े आला निशानची हो, मैं तुम्हें मान गया हूँ, लेकिन ये शख्स कहाँ से आ गया? इसे हमारे खजाने का पता कैसे चला? ग्रेंगो बोला, बॉस, शायद ये बदबख्त उस वक्त हमारा पीछा कर रहा था जब हम खजाना गार के अंदर रख रहे थे। बास ने अंबर की लाश को ठोकर मारते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ कि इसका काम तमाम हो गया, खुद ही हमारे दाम में आ गया। अगर हम जरा देर कर देते तो ये खजाना ले उड़ा था। और अब संदूक को उठाओ और बाहर जीप में ले जाकर रख दो। ग्रेंगो बोला, सॉरी बास, मैं अकेला इसे नहीं उठा सकता, तुम्हें भी मेरे साथ देना होगा। बास ने चिंचिला कर कहा, बड़े कमीने और हड हराम हो तुम, उठाओ चलो। और वो संदूक को उठाने के लिए झुके। अंबर ने यह सारा ड्रामा महज तफरीह के लिए खेला था, मगर अब पानी सर से गुजरने वाला था। अगर वो जरा देर पड़ा रहता तो दोनों डाकू खजाना ले जा चुके होते, इसलिए अब वक्त आ गया था कि वो उन पर अपना आप जाहिर कर दे। बस जिस वक्त चोर ग्रेंगो संदूक को उठाने के लिए नीचे झुका तो अंबर ने जरा सा खांस कर ऐसी आवाज निकाली जैसे कोई बकरा बोल रहा हो। उसकी आवाज पर ग्रेंगो डर कर उछला और परे जा गिरा। उसके बास ने भी पलट कर अंबर की लाश को देखा। अंबर अभी तक मजाक करने के मूड में था। बास ने ग्रेंगो की तरफ देखकर कहा, यह आवाज किसकी थी ग्रेंगो? इस लाश की थी। तो क्या यह बदबख्त अभी जिंदा है? तो फिर आवाज तुम्हारे बाप ने निकाली थी? किसी बकरे की आवाज थी ये तो। बकरा यहाँ कहाँ से आ गया? इस वक्त तो मुझे तुम भी बकरा लग रहे हो। बास, ये तो मरा हुआ है। ग्रेंगो ने पिस्तौल जेब से निकालकर ऊपर तले 3 गोलियां अंबर के जिस्म पर फायर कर दी और हंसकर बोला, बास, क्यों मेरी गोलियां जाया करवा रहा है? ये तो मुर्दा है, मुर्दा। चलो उठाओ संदूक। वो संदूक उठाने के लिए झुके तो अंबर ने कान खोलकर दोनों चोरों को देखा और कहा, कहाँ ले जा रहे हो इस संदूक को? इस आवाज पर दोनों घबरा कर वहीं बैठ गए। उन्होंने तड़प कर अंबर को देखा। अंबर इस तरह मरा हुआ नजर आया। ये कौन बोल रहा है? ये तो मुर्दा है क्या? इसका भूत यहाँ आ गया है? अंबर ने आंखें खोलकर एक हाथ बुलंद करते हुए कहा, मैं भूत नहीं हूं, बल्कि मैं खुद हूं। और वो उठकर बैठ गया। मुर्दे को जिंदा होते देखकर दोनों चोर उसे सहमी हुई आंखों से तकने लगे। तुम मुर्दा नहीं हो? मैं मुर्दा हूं, अंबर ये कहकर मुस्कुराने लगा। ग्रेंगो ने चीख कर कहा, बॉस, इसे खत्म कर दो, मालूम होता है गोलियां निशाने पर नहीं लगी। अब अंबर उठकर खड़ा हो गया था। उसने ग्रेंगो के सर पर हाथ मारकर कहा, अहमक, अपनी गोलियां जाया ना करो। उसने फौरन पेटी के साथ लगा हुआ खंजर निकालकर अंबर पर हमला कर दिया। 2 वार उसने सीधे अंबर के सीने पर किए और 1 वार उसकी गर्दन पर किया। अंबर को तो कुछ न हुआ, मगर बास के हाथ से खंजर टूटकर गिर पड़ा और उसका हाथ भी जख्मी हो गया। ग्रेंगो, इसे कत्ल कर दो।
ग्रेंगो ने चाकू निकालकर अंबर की पीठ में घूमना चाहा, मगर चाकू तो जैसे किसी चट्टान से टकराया था। उसके हाथ में ही चाकू का फल टूट गया और ग्रेंगो के हाथ से खून निकलने लगा। अब वो खौफजदा हो चुके थे, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि उनका पाला किसी ज़मीनी मखलूक से नहीं है। अंबर ने एक ज़ोरदार हाथ बास की गर्दन पर मारा। हाथ इस कदर ज़बरदस्त था कि बास की गर्दन का मनका टूट गया और वो गिरा और फिर न उठ सका। ग्रेंगो ने अपने बास का अंजाम देखा तो हाथ बांधकर घिघिया कर बोला, मिस्टर भूत, मुझे माफ़ कर दे, मेरी जान बख्शी कर दो। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो मुझे कत्ल कर रहे थे। ग्रेंगो उसके कदमों पर गिर पड़ा। गलती हो गई मिस्टर भूत, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। अंबर ने ठोकर से उसे उठाते हुए कहा, उठो और इस संदूक अपने सर पर उठाकर मेरे साथ आओ। ग्रेंगो ने बड़ी मुश्किल से संदूक उठाकर अपने सर पर रखा और लड़खड़ाते कदमों से वहां से बाहर आया। गार के एक पहलू में उनकी जीप खड़ी थी। अंबर ने कहा, उस तरफ चलो, मेरी जीप उधर खड़ी है। और अंबर ग्रेंगो को लेकर चट्टान की ओट में उस मकाम पर आ गया जहां उसकी उड़न तश्तरी खड़ी थी। उड़न तश्तरी को देखकर तो ग्रेंगो देखते का देखता रह गया। उसने जिंदगी में कभी इस किस्म का हवाई जहाज नहीं देखा था। अंबर ने आगे बढ़कर बटन दबाया। उड़न तश्तरी का दरवाजा खुल गया। अंबर ने कहा, संदूक अंदर ले आओ। ग्रेंगो संदूक उठाए अंदर आ गया। उसने संदूक एक तरफ दीवार के साथ रख दिया और आंखें फाड़ फाड़ कर उड़न तश्तरी की मशीनों और कंप्यूटरों और डायलों को देखने लगा। उसकी परेशानी और हैरानी देखकर अंबर ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये क्या है? ग्रेंगो ने सर हिलाकर कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। तुम एक ऐसे इंसान हो जिस पर चाकू, खंजर और गोली असर नहीं करती। ये ऐसा हवाई जहाज है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अंबर ने हंसकर कहा, ग्रेंगो, तुम एक संगदिल मगर सीधे साधे आदमी हो। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? तुम कौन हो और कहाँ जाने वाले हो? अंबर ने कहा, मैं जहाँ भी गया तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। क्या तुम किसी दूसरी दुनिया में जाने का इरादा रखते हो? शायद। क्या तुम मेरे साथ दूसरी दुनिया में चलोगे? ग्रेंगो ने कहा, मैं इस दुनिया से तंग आ गया हूँ। पुलिस 1 साल से मेरा पीछा कर रही है। उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ तुम जहाँ भी ले जाओगे चला जाऊंगा, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा। क्यों नहीं, तुम जरूर जिंदा रहोगे, मगर फिलहाल मैं दूसरी दुनिया जाने का कोई इरादा नहीं रखता, इसलिए बेफिक्र हो जाओ। अंबर ने ग्रेंगो को अपनी उड़न तश्तरी की सैर कराई। वो खौफजदा भी था और हैरत ज़दा भी। सोच रहा था कि जाने किस दुनिया में पहुंच गया है। अंबर ने कहा, मैं यहाँ दौलत यहाँ के गरीब लोगों में तकसीम करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर मुसलमानों में। क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ मुसलमान कहाँ रहते हैं? ग्रेंगो ने कहा, जनाब, इस मुल्क में मैं एक अरसे से रह रहा हूँ, लेकिन आप किसी दूसरे मुल्क में जाकर मुसलमानों की मदद कर सकते हैं। अंबर ने कहा, खैर कोई बात नहीं, ये इस मुल्क की दौलत है और इस मुल्क के इंसानों का इस पर हक है, इसलिए मैं यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों में इस दौलत को बांटूंगा, ख्वाह वो ईसाई ही क्यों ना हो। रात को अंबर के पास बैठकर ग्रेंगो ने स्पेन के गरीब इलाकों के बारे में बताया। उन्होंने फैसला किया कि वो सुबह उन लोगों की बस्ती में जाकर दौलत तकसीम कर देंगे, लेकिन ग्रेंगो ऐसा नहीं चाहता था। उसकी नीयत अब खराब हो चुकी थी। वो चाहता था कि किसी तरह ये सारी दौलत लेकर वहाँ से फरार हो जाए। उसने अपने जहन में एक मंसूबा बना लिया था और रात के अंधेरे होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वहाँ से वो रात के अंधेरे में ही कहीं फरार हो सकता था। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। क्या ग्रेंगो अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाब हो सका? अंबर ने स्पेन में क्या देखा? ये सब हालात जानने के लिए आप इसी कहानी की अगली किस्त मुलाहिजा कीजिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।